ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एग्जाम से एक दिन पहले, है ना, हल्का फुल्का कुछ करने के लिए आपके बोझ को क्यू टिप्स जिनका ध्यान रखेंगे। सबसे पहले, जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिस करी अपने एग्जाम सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करी थी, द वे यू आर कंफर्टेबल, दैट इज द अल्टीमेट वे थ्रू विच यू हैव टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन पेपर इन एग्जामिनेशन टुमारो। पेपर की मोटाई देख के नहीं गड़बड़ करना। देखो, पता क्या होता है, पेपर क्वेश्चन पेपर जो होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। ठीक है। जनरली क्या होता है कि एक पेज पे जैसे हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में, हिंदी मतलब पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है। फिर उसी के बैक साइड में उसी का इंग्लिश वर्जन होता है। फिर अगले में इंग्लिश होता है, फिर उसी के बैक साइड में हिंदी होता है। या तो इस तरह से दिखेगा आपको, मतलब पहले क्वेश्चन पूरा इंग्लिश में खत्म होगा, उसके बाद फिर से हिंदी का शुरू होगा। तो एक बार बच्चे ने क्या किया, एक एग्जाम में इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है। अगले पेज पे क्योंकि हिंदी का आ रहा था तो उसने बाकी का हिस्सा पढ़ा ही नहीं और उसको छोड़ के आ गया। तो बोर्ड के पेपर में आपको बहुत सावधानी से, आपने देखे ना, बाकी सब्जेक्ट इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही आया होगा। इको का पेपर कैसे आया था आपका? हिंदी इंग्लिश आया था ना। तो आई थिंक यू शुड नॉट बी कंफ्यूज विद हिंदी इंग्लिश। अच्छा, कई बार क्या होता है, हमारे मन में जागता है कि चलो देखिए हिंदी में इसका क्या मतलब होता है। भाई प्लीज, एग्जाम ना एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। भाई देखिए बैलेंस शीट को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं। भाई देखिए स्टॉक को हिंदी में क्या कहते हैं। मैं बता दूंगा, स्टॉक को रहतिया बोलते हैं। ठीक है। हाँ। तो नहीं देखना प्लीज, नहीं। डोंट गो फॉर हिंदी मीनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर टर्म विच फैसिनेटेड यू थ्रू आउट द। ठीक है। गुडविल को साख बोलते हैं, वो मैं समझा दूंगा सारी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम की किताब है, लेकिन अब नहीं, कल के दिन प्लीज नहीं करना। है ना। कुछ नहीं आ रहा मन में, जेम्स बॉन्ड की तरह पेन घुमा रहे हैं, हिंदी की मीनिंग देख देख के खुश हो रहे हैं, हमें इसको ऐसा कहते हैं। प्लीज ऐसा नहीं करेंगे। बहुत लोग करते हैं ऐसा, बहुत लोग। मन भटक जाता है, नहीं करना है ऐसा। पहली चीज तो यही है कि हिंदी इंग्लिश के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अल्टीमेट, अगर मान ले हिंदी इंग्लिश, अच्छा कई बार क्या होता है, आपने देखा कि बैलेंस शीट दे रखी है, हिंदी में भी दे रखी है, इंग्लिश में भी दे रखी है, हिंदी में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है, तो आपको इंग्लिश वाली अटेम्प्ट करनी है, दैट इज कंसिडर्ड अल्टीमेटली करेक्ट। हिंदी वाली गलत है, हिंदी वाली। जैसे 2 साल पहले हमारे स्कूल में मतलब बोर्ड के एग्जाम में ऐसा हुआ था कि हिंदी वाले में और इंग्लिश वाले में कोई डिफरेंस आ रहा था, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, शायद अकाउंटेंसी में था। तो हमें हर क्लास में जाके बोलना पड़ा था कि भाई इंग्लिश वाला को करेक्ट मान लीजिए आप, इंग्लिश हिंदी वाले को करेक्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि उसका सिर्फ ट्रांसलेशन होता है उसका। ओरिजिनल पेपर इंग्लिश में ही बनता है। तो इंग्लिश वाला आपका करेक्ट माना जाएगा। कई बार क्या होता है, जैसे कल मैंने आपको एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन क्लास ग्रुप पे भेजा था, उसमें मिनिमम सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं रहा था। अब अगर किसी में कोई फैक्चुअल एरर है या मिनिमम सब्स्टिट्यूशन नहीं है और आपसे फुल फ्लेज 6 नंबर का क्वेश्चन बनवा लिया, तो आप क्या लिख देंगे? सबसे पहले ऊपर लिख दीजिए कि मिनिमम सब्स्टिट्यूशन इज नॉट कंप्लीटेड, हेंस इशू शुड बी क्या, कैंसल्ड एंड मनी शुड बी रिफंडेड। हाउएवर फॉर द सेक ऑफ मार्क्स आई एम सॉल्विंग इट फर्दर। हाँ, राइट इट, राइट इट, राइट इट। अभी कौन है ये? हंसने की बात नहीं भाई, दैट्स अ रियलिटी। गलत थोड़ी बोल रहा हूँ तुमसे मैं। ऐसा करिए आप, लिख दीजिए, हाउएवर फॉर द सेक ऑफ मार्क्स आई एम सॉल्विंग इट फर्दर। जैसे कई बार क्या होता है, 1 मार्कर का क्वेश्चन है, मिनिमम सब्स्टिट्यूशन पूरा नहीं हो रहा, लिखता है कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। है ना। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी में नन ऑफ दीज। तो डी वाला ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि मिनिमम सब्स्टिट्यूशन तो पूरा। जब मिनिमम सब्स्टिट्यूशन पूरा ही नहीं हुआ तो आपको तो पैसा वापस करना है ना सारा। तो कहाँ अलॉटमेंट का पैसा है, वो तो आएगा नहीं कहीं पर भी। ठीक है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उसे उसे तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है आपने। आज से करीब करीब 6 साल पहले दिल्ली में एक सेट में क्वेश्चन गलत था, जिन जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया, सिर्फ क्वेश्चन नंबर भी लिख के आए थे, उनको पूरा 6 नंबर मिला था। माना जाता है, बोर्ड ये मान के चलता है कि वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन स्टूडेंट वाज ट्रॉमेटाइज्ड। ठीक है। नॉट एबल टू सॉल्व इट फर्दर। तो एक चीज मैं रिकॉर्डिंग बंद करके बोल देता हूँ, ठीक है, तो चलो मेरे नाम की इंक्वायरी खुल जाए। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मतलब डोंट ब्लेम बोर्ड, डोंट ब्लेम योर स्कूल, डोंट कर्स टीचर्स लाइक अस कि क्या कुछ भी नहीं पढ़ाते, क्वेश्चन खराब दे देते हैं ऐसे। अरे भैया, नहीं करना कर्स आपको, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। आप सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और उसको 2-3 लाइन लिख के छोड़ दीजिए, माना जाएगा आपने अटेम्प्ट किया था, यू आर ट्रॉमेटाइज। अब आपको पूरा नंबर मिलेगा। नहीं नहीं, भाई अगर बोर्ड में कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो और बच्चा उस पर लग जाए तो बहुत इरिटेशन होती है। अच्छा, एक सबसे बड़ी फीलिंग जो बच्चे के मन में अक्सर आती है क्वेश्चन को पेपर को करने के बाद, करते समय, हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, लग रहा है गलत सा है, दूसरा कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, चौथा, पांचवा, छठा, भाई तो झड़ी लग गई है ना, गलती पे गलती, गलती पे गलती होती जा रही है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल रहा। ये समय आ गया कि भाई आपकी जो एंग्जाइटी है वो आपको ओवरथ्रो कर रही है, ओवर पावर कर रही है, तो आपको अपने आप को रोकना है उस जगह पे। मतलब उस एंग्जाइटी के ट्रिप में नहीं फंसना है आपको, ट्रैप में नहीं फंसना है एंग्जाइटी के। क्या करेंगे? मेरे लिए बोलना आसान है, लेकिन आपके लिए करना उतना ही आसान है। जो उन्हें अपने मन को कंट्रोल नहीं कर रहा उसके लिए परेशानी होगी। पेन को ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, पेंसिल पेन ड्रॉप कर दीजिए अपना। कॉपी वॉपी बंद कर लीजिए।
दाएं बाएं मत दीजिए, हेड डाउन कर लीजिए, 5 मिनट हेड डाउन कर लीजिए। आप बोलेंगे हमारा बहुत छूट जाएगा, ये कुछ नहीं छूटने वाला। अगर आप 5 मिनट हेड डाउन करने के पानी पीने के बाद, तो वो आपके जो नर्व्स जो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे थे, दे विल बी अंडर योर कंट्रोल, एंड यू विल बी एबल टू डू द पेपर स्मूथली। कोई परेशानी नहीं होती। कुछ लोग क्या होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड होते हैं बैलेंस शीट मिलाने के चक्कर में। वैसे तो बैलेंस शीट पूछी नहीं जा रही है आज की डेट में। आपने देखा होगा ना क्वेश्चन में, रिवैल्यूएशन बनाइए और पार्टनर्स कैपिटल बनाइए। अगर कभी पूछ भूले भटके बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट अगर मैच नहीं भी करते तो भाई कोई तूफान नहीं मचता है। आधा नंबर, 1 नंबर, हद से 1.5 नंबर कटेगा 6 नंबर के क्वेश्चन में। बैलेंस शीट के मिलाने के चक्कर में टाइम बर्बाद मत करिए। सबसे आसान टॉपिक आपने पढ़ा होगा, एक होता है कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स। और कॉमन साइज तो और ज्यादा आसान होता है ना। टोटल से डिवाइड करके परसेंटेज निकालनी होती है। बहुत साल पहले मेरे स्कूल में 2012 के बैच में देयर इज अ स्टूडेंट, कॉमन साइज एक ही साल का आया था सिर्फ। परसेंटेज मुश्किल थी, काफी मुश्किल थी। दिल्ली में आसान थी, यहाँ नोएडा मतलब आउटसाइड दिल्ली में, मतलब ऑल इंडिया वाले पेपर में मुश्किल कैलकुलेशन थी। लड़के ने 25 मिनट लगा दिया उस 4 नंबर के क्वेश्चन को करने में। और जबकि 25 मिनट में तो पूरा सेकंड पार्ट खत्म हो जाना था उसका। थोड़ी गड़बड़ हो गई उससे, एंड ही वॉज अ प्रोबेबल टॉपर। तो अब 95 है उसके, 5 नंबर खराब हुई है। किसी ने 100 आने थे उसके साथ के जो दूसरे थे, दैट दैट क्रिएटेड अ डिफरेंस। स्कूल की ऑनर बोर्ड में उसका नाम नहीं आया, लेकिन बच्चा लायक था, बाद में एसआरसीसी का टॉपर बना और सीए भी उसने करी पूरी। तो मतलब अगर एग्जाम में थोड़ा ऊंच नीच हो जाती तो जिंदगी का कुछ मतलब कुछ जिंदगी खत्म नहीं होती, लाइफ में और बहुत सारी चीजें होती हैं विच आर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, लेकिन अपना बेस्ट दीजिए, अपना 100% दीजिए। देखिए अगर आप पेपर छोड़ के आएंगे ना, तो नंबर तो वैसे ही नहीं मिलने हैं। कुछ तो अटेम्प्ट करो भाई, स्टेप मार्किंग होती है, एक एंट्री ठीक हो जाएगी, फॉर्मूला लिख लो, कुछ तो लिखो, एग्जामिनर नंबर देता है इफ यू हैव रिटन। अच्छा अब आपने लिख दिया आर, आपने लिख दिया एनपीआईबी, नेट प्रॉफिट की जगह एनपीआईबी अपॉन में आरएफओ लिख दिया, या अपॉन में सी ई लिख दिया, तो ऐसे में कौन नंबर देगा आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड पूरा लिखिए, ऐसा करके लिखिए। मैं अभी क्वेश्चन पेपर जब देख रहा था बहुत सारे लोगों को, तो क्या दिख रहा था मुझे, मेजर हेड सब हेड वाले क्वेश्चन में बच्चे क्या कर रहे होते हैं, रेंडमली कुछ भी। एक बच्चे ने क्या कर रखा था, ऐसे फ्लो चार्ट बना रखा था उसका, ये बैठे मेरे सामने फ्लो चार्ट बना रखा था, मेजर हेड सब हेड ऐसे से करके। अरे नहीं भैया, लेफ्ट टू राइट चलिए। पहला आइटम मेजर हेड सब हेड, उसको लिखिए। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये हेडिंग होती है पूरी। इसके बाद अगर वो टेंजिबल एसेट्स है तो डैश करके टेंजिबल लिखिए। इसके बाद अगर वो इंटेंजिबल है तो डैश करके इंटेंजिबल लिखिए। ऐसा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट करके छोड़ना नहीं है, उसके आगे भी तो लिखना है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो एक हेड है ना, उसके अंदर वो टेंजिबल है इंटेंजिबल है वो तो मेंशन करना है आपको। ऐसा करके लिख चलते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, वो गलत है, डोंट कट इट, उसे मत काटिए आप। वो काटने का काम एग्जामिनर का होता है हमारा। आपको क्वेश्चन दूसरा पार्ट करना है, अगर उसका दूसरा कर लीजिए। मतलब 90% टाइम हमने देखा बोर्ड का पेपर चेक करते समय कि बच्चे ने जो पहला पार्ट कर रखा होता है वो ठीक होता है, और गधे ने उसको काट रखा होता है, और फिर दूसरा पार्ट गलत कर रखा होता है। अब सुनिए, अब अबे सुन तो लो, पहले मेरी बात समझ, उसमें भी आऊंगा। तो अगर पहला पार्ट आपने कर लिया, वैसे इतना टाइम तो होता नहीं, लेकिन आपने कर लिया, अंदर से इच्छा जागी कि नहीं दूसरा भी कर लूं, तो उसको कट मत करिए। ठीक है, वो कट हम कर लेंगे। हम क्या करेंगे, एज एन इंस्ट्रक्शन हम दोनों को इवेलुएट करेंगे, जिसमें ज्यादा नंबर होंगे उसको रख लेंगे, दूसरे में रिपीटेड रख के खत्म कर देंगे। अच्छा, अब हर क्वेश्चन में नहीं करेंगे ऐसा। कई बार एमसीक्यू में लगता है आपको गड़बड़ है, तो जैसे शुरू में आपने कर दिया क्वेश्चन नंबर 12, आपको लग रहा है ए पार्ट है उसका, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट करके कर दिया। कहीं दूर दराज बाद में जाके 12 एक दोबारा करके रख दिया, उसको बी से कर दिया जो आपको लगता है दूसरा आंसर था। लेकिन आप हर क्वेश्चन में डबल डबल आंसर मत दे, फिर वो एग्जामिनर फिर थोड़ा इरिटेट होता है, और उस पर फिर एग्जामिनर का डिस्क्रिप्शन है वो क्या करे क्या ना करे। तो ऐसा तो होगा नहीं कि हर एमसीक्यू में आपके साथ ये परेशानी होगी, कुछ एक क्वेश्चन में ही परेशानी होगी, तो उस समय पे आप कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बचत गड़बड़ करता है, मैंने देखा था इशू डिबेंचर वाले क्वेश्चन में, हमसे बोला जाता है क्या, डिबेंचर रुपीज 10,000, ठीक है, एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच। इसका मतलब कितने, इसका मतलब 100 डिबेंचर इशू करें आपने। बच्चे क्या करते हैं, इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर जगह दो दो जीरो एक्स्ट्रा जाती हैं। चाहे बिल्कुल भी सब कुछ ठीक हो, आपको दो जीरो एक्स्ट्रा, एग्जामिनर कैसे व्हाइटनर लगा के मिटाएगा तो नहीं ना उसको, कट भी नहीं कर सकता, बड़े गोले भी नहीं बना सकता, यू विल लूज मार्क्स। सब कुछ ठीक होते हुए भी दो एक्स्ट्रा जीरो हैं, आपके नंबर कटेंगे। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। बोलिए। हाँ जी, डिवेंचर को तो फेस वैल्यू से डिवाइड करना होता है बेटा। डिवेंचर हमेशा, डिवेंचर का इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू से डिवाइड करना होता है। नहीं, इशू प्राइस से तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकलते हैं। जहां भी आपको इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है वहां फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, जहां भी आपको 10% 8% डिवेंचर, वहां हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा।
डिवेंचर शब्द कहीं भी आएगा उसमें फेस वैल्यू मल्टीप्लाई करी जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल शब्द जहां आएगा वहां पर फेस वैल्यू मल्टीप्लाई करी जाएगी। आप इशू प्राइस से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, कहीं भी नहीं कर सकते। इशू प्राइस और आपका रिडम्पशन वैल्यू है, उससे आपको पता चलेगा कि पार प्रीमियम डिस्काउंट था। रिडम्पशन से पता चलेगा कि प्रीमियम था या डिस्काउंट था, प्रीमियम था या पार था। डिस्काउंट पे तो होता ही नहीं ना, खैर वैसा करके चलना है। ठीक है। और अब मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, इसमें वन बाय वन करके जो मिस्टेक्स हैं उनका मैं आपके साथ डिस्कशन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आप देखें इसको, क्लास ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर कर रखा है। छोटी छोटी चीजें से फटाफट फटाफट से देखेंगे इसको, एंड इट विल हेल्प यू। अगर एग्जाम से जैसे पार्टनरशिप में फंडामेंटल है, जैसे पार्टनरशिप फंडामेंटल में कॉमन मिस्टेक की बात कर रहे हैं, तो फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अगर आपकी बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट दोनों दे रखा तो क्या मेथड है? ये फिक्स मेथड है, अदरवाइज क्या है? ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है। आपके क्वेश्चन में बोला गया कि फिक्स मेथड को फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनाएंगे। ठीक है, करंट अकाउंट के अंदर सारी चीजें डालकर उसको क्लोज किससे कर देंगे? कैपिटल अकाउंट से क्लोज कर देंगे, तो कैप करंट अकाउंट बंद हो जाएगा, सारी की सारी ट्रांजेक्शन कहाँ चली जाएंगी? अच्छा, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन अगर फुल फ्लेज आ गया, को बोला गया कि आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों है, ठीक है, तो क्या करिए? सारी की सारी ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट से करिए, लास्ट में उसे क्लोज किससे कर दीजिए? कैपिटल से क्लोज कर दीजिएगा, और फिर कैपिटल अकाउंट के थ्रू फाइनल पेमेंट जाएगी। कभी भी फाइनल पेमेंट डिसोल्यूशन के करंट अकाउंट के थ्रू नहीं जाती है। और देखें थोड़ा सा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करते समय परिणाम है या परिणाम नहीं है उसका प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दे रखी है तो 6 मंथ के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है। बाकी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की शीट के सबसे लास्ट पेज पे समरी बना के दे रखी है ना। 6 महीना अगर होता, अगर मिड, अगर मान लो मंथली होता तो 6.5, 5.5, क्वार्टरली होता तो कितना? 1.5 ऊपर, 1.5 नीचे। हाफ ईयरली होता तो कितना? 3 ऊपर और 3 नीचे। और क्वार्टर में मंथली अगर होता तो 1.5 और 1 मतलब 2, 1.5 और वैसा करके था। दैट यू हैव टू रिकॉल। और हम बोल रहे हैं क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन फिक्स मेथड और फ्लक्चुएशन मेथड में, है ना? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कब बदलती है? जब आपके पास परमानेंट विड्रॉल या एडिशनल कैपिटल होगा, अदरवाइज नहीं बदलती। बदलता सिर्फ ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन है ना? आपकी किताब मैंने नोट में दी, आपके इलस्ट्रेशन 56 आज कुछ बच्चे कर रहे थे, मैंने कल करवाया था यहाँ पर, इलस्ट्रेशन 56 था। नए वाले स्टूडेंट को जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता रहा था तब था, मैंने निशान लगा के दे रखा था आपको देखने के लिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन 1 मार्क का क्वेश्चन, ज्यादा परेशानी नहीं आती। अच्छा, एक और चीज है भाई, पार्टनर्स का लोन अकाउंट जो होता है उस पर जो इंटरेस्ट होता है फंडामेंटल में, कभी भी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है वो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वो तो चार्ज है, कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है जी, ना कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है वो, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर दिखता है। क्योंकि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर जो भी फिगर दिखती है आपको वो क्या होती है? बेटा ये नोट्स अपने सामने खुल के देख लो ना। हाँ, तो फिर यज्ञ की अवस्था में मत बैठो ना, देख लो, जागृत अवस्था में बैठो। आ, परिणाम और परिणाम का बिना आपको ध्यान लेके चलना है, उसका ध्यान रखिए। हाँ हाँ, सुन, अगर पार्टनर का लोन गिवन है तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिट टू पार्टनर्स लोन। और अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, खत्म। उसका उल्टा हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन लेने वाला बना। ठीक है जी। अच्छा, सर हाँ जी। सर हमको डिसोल्यूशन में अगर सिर्फ पार्टनर्स लोन ही दिया है तो उसको एसेट साइड का मानेगा कि लाइबिलिटी साइड? भाई सिर्फ डिसोल्यूशन में अगर पार्टनर्स लोन जनरल एंट्री में लूज इन्फॉर्मेशन दे रखा तो लाइबिलिटी वाला लोन मानेंगे। ओके सर। अदरवाइज क्या होगा? पार्टनर्स लोन होगा तो लाइबिलिटी वाला, लोन टू पार्टनर्स होगा तो एसेट्स वाला। ओके सर। सिर्फ पार्टनर्स लोन है तो पार्टनर से लिया हुआ लोन है, और अदरवाइज एसेट्स वाला होगा तो लोन टू पार्टनर लिखा रहेगा। लोन टू ओके। पार्टनर का एक्सक्लूसिव मीनिंग है कि आपने पार्टनर को लोन दिया था, दैट इज एन एसेट। ठीक है। अच्छा, गुडविल की वैल्यूएशन में लेके चलते हैं। कभी देखना कि अगर एग्जामिनर आपको धप्पा करना चाहे तो पता क्या लिखेगा? गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 5 years प्रॉफिट। एवरेज की जगह क्या लिख देगा? एग्रीगेट। अब समझो, अगर उसने बोला एग्रीगेट, तो उसका मतलब कि सिर्फ 5 साल का प्रॉफिट टोटल करना है, उसे ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है, एवरेज नहीं निकालना उसमें। और एवरेज का मतलब तो ऑब्वियसली है 5 साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5 इंटू ईयर्स परचेज करना है। तो हाँ, ईयर्स बाय एग्रीगेट का मतलब है जैसे गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 5 years एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ 2 years परचेज।
तो 5 साल का प्रॉफिट का टोटल करें, लॉस हो तो माइनस कर दें, उसका टोटल करके 2 साल से मल्टीप्लाई करें, 3 साल से मल्टीप्लाई करें, वट एवर ईयर्स परचेज इज गिवन टू यू। अगर क्वेश्चन में ईयर परचेज नहीं है तो अपनी मर्जी से कोई ईयर परचेज नहीं मानेंगे, एक एक मान लेंगे उसको, उसी से काम चलेगा। बोलो। हाँ, तो सुनो भाई, अब मेरी बात समझो। 1 साल का बैलेंस शीट में दे रखा है और नीचे 5 साल दे रखा है, तो 1 साल बैलेंस शीट का और 4 साल फिर नीचे से उठा लेना, क्योंकि बैलेंस शीट लेटेस्ट होगा। ठीक है। कई बार बोलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, और नीचे 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, तो क्या करेंगे? हाँ। हाँ, अगर मान लो ईयर भी नहीं दे, वैसे तो बोर्ड के पेपर में ऐसी एम्बिग्यूटी नहीं होती है, तो लेटेस्ट से लेके चलेंगे उनको, वैसा करके चलते हैं। ठीक है। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में उनको फर्क नहीं पता चलता बच्चों को। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो 4-5 साल का प्रॉफिट, उसका एवरेज निकाला। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन में 100 करके निकलता है। ये दोनों में फर्क होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो हम रेट निकाल के करते हैं उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, और जो आपकी एक्चुअल फिगर का एवरेज निकाल के करते हैं उसे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। उन दोनों में फर्क है। ठीक है। अच्छा देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अगर हम बोले, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालिए, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट करिए, कैपिटलाइज वैल्यू निकल आई, फिर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से कंपेयर कर लीजिए, यू विल गेट गुडविल। हाँ, यू कैन सेफली डू दैट। अब सुनो सुनो, नहीं नहीं रुक जा, एक कर दो ना तुम। मैंने बोला ना, बोर्ड में एम्बिग्यूटी नहीं आती, पहली बात तो। अगर सुपर प्रॉफिट निकालने की पॉसिबिलिटी तो ट्राई करके देख कर लीजिएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब जरा देखिए, अगर हम बोले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो बड़ा सिंपल सा है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड पे नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, सुपर प्रॉफिट निकाला, और उसको 100 अपॉन में रेट कर दिया, यू गेट व्हाट? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आ गया। तो देखो, सुपर प्रॉफिट नॉर्मल कब होगा? जब सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज करेंगे। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज कब होगा? जब सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट करेंगे। ये फर्क है बस, और कुछ भी फर्क नहीं है, हल हुआ चीज है। आगे चलते हैं। वो ना, नॉर्मल और वो अबनॉर्मल गेन्स को या अबनॉर्मल लॉसेस को एडजस्ट करने में गलती करते हैं। देखिए, सारे के सारे तरह के जो अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, स्टॉक वगैरह, वो मैंने करवाया हुआ है आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड डिप्रिसिएशन वापस लेना, नया देना, ये सब भी करवा रखे हैं आपको। सारी की सारी चीजें अच्छे से कर रखी है। यू गाइज आर मच मोर, मच बेटर प्रिपेयर्ड दैट एनीबडी एल्स आई कैन से इन द मार्केट, व्हाट आई से। मेरी तरफ से तो मैं ये कहता हूँ। बाकी अंदर का हाल तो हर बंदा अंदर से ही जानता है। ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट का मैंने आपको बता दिया। चलो चेंज इन पीएसआर की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले क्या करते हो, वो ना रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या मतलब कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो गलत करते हैं। बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, आपने देखा होगा ना कुछ क्वेश्चन ट्रेंड में, जैसे मैंने विधि को अभी क्वेश्चन बताया था मैंने, कि एक क्वेश्चन में पता क्या दे रखा था, मतलब अभी क्वेश्चन में दे रखा था कि इनकी ओल्ड रेशो थी, ए और बी की ओल्ड रेशो जी थी, और 3:2 थी। ठीक है। और ये सी बंदा आ गया, सी 1/5 शेयर के लिए आया, ऐसे लिखा क्वेश्चन में। और बोला गया कि जो सी ने अपना शेयर एक्वायर करा, वो ए और बी को गुडविल 30,000 और 10,000 दे के एक्वायर करा है ना? या गुडविल की एक एंट्री दे दी जाएगी आपको, क्या देती जाएगी भाई? कि एस कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू सी कैपिटल, मतलब ऐसा करके कुछ भी करके दे दिया। तो कुल मिलाकर देखिए आप यहाँ पर 3:1 की रेशो बन रही है ना ये। इसने 3:1, मतलब इन दोनों ने सेक्रीफाइस कितना करा? 3:1 का सेक्रीफाइस करा। ठीक है। इसने सेक्रीफाइस कितना करा? 3/4। इसने कितना करा? 1/4। हमसे पूछा न्यू रेशो निकालनी है। अब न्यू रेशो निकालने में लोग पता है क्या करते हैं? ये और इसके साथ इसे डाल देते हैं ऐसे। ये थोड़ी न्यू रेशो बनेगी। न्यू रेशो कैसे बनेगी? आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशो, आपके पास सेक्रीफाइस शेयर नहीं है, तो सेक्रीफाइस शेयर कैसे निकलेगा? ये 1/5, 1/5 इंटू कितना करेंगे? 1/5 जो है ना, ये वाला, ये 1/5 जो है, इसको इसको 3/4 ऑफ 1/5 करेंगे, और कितना करेंगे? 1/4 ऑफ 1/5 करेंगे, तो कितना आ गया? ये 3/20 आ गया, और 1/20 आ गया। ये जो है ये वाले, ये क्या है? ये सेक्रीफाइस शेयर है। अब ए का पुराना शेयर कितना था? 3/5। उसमें 3/20 जोड़ेंगे। बच्चे क्या करते हैं? सीधा 3/4 जोड़ देते हैं। वो नहीं करना। अच्छा, क्या कर रहे हैं हम लोग? कौन सा? हाँ, माइनस। ये तो ना माइनस करेंगे। बी का शेयर कैसे निकलेगा? 2/5 माइनस कितना कर देंगे? 1/20 करेंगे। तब जाके उनके नए शेयर निकलेंगे। फिर नया शेयर, और फिर उसके साथ मिला के तब आपकी जाके नई रेशियो निकल कर आएगी। ये बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है, आपके सैम्पल पेपर में भी दिखा है इस बार वाले में।
हाँ दिख रहा है, ये रिटायरमेंट में भी दिख सकता है, कहीं भी देख सकता है क्वेश्चन। आपको सेक्रीफाइस रेशो नहीं, आपको सेक्रीफाइस शेयर प्लस या माइनस करना है, उसका ध्यान रखेंगे। ये प्रॉब्लम आ सकती है जिसको आप क्या करेंगे, संभाल के चलेंगे। आगे चलते हैं। अ, अच्छा देखिए, अब क्या हो रहा है, मैं देख रहा होता क्वेश्चन करते समय, हमने बोला कि बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड 10,000 मोर, तो भाई 10,000 रुपये रिवैल्यूएशन में लेके चलना है। बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख थी, इट इज टू बी शोन एट 90,000, तो 90,000 थोड़ी लेके चलना है रिवैल्यूएशन में, तो जो 1 लाख और 90 का डिफरेंस है उसे लेके चलना है। अच्छा, एक और पॉपुलर गड़बड़ जो बच्चे करते हैं वो क्या होती है, जरा मैं दिखाऊं आपको। लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है क्वेश्चन में क्या, बिल्डिंग इज शोन इन द बुक्स, ठीक है, एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू, ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में। और यहाँ बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग दिख रही है आपके पास, वो कितने की दिख रही है, 1,80,000 की दिख रही है। आपकी बुक्स में बिल्डिंग कितने की दिख रही है, 180 की। एडजस्टमेंट में लिखा है क्या, बिल्डिंग बिल्डिंग इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज 90% ऑफ द बुक वैल्यू, यानी कि ये जो वैल्यू दिख रही है कितनी है, ओरिजिनल वैल्यू का 90% है। तो 180 डिवाइडेड बाई 90, ओरिजिनल सर वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं। हाँ बोलो। 90% ऑफ द मार्केट वैल्यू होगा ना, बुक वैल्यू तो 180 है। बिल्डिंग शोन इन द बुक्स एट 90% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू कर लो, चलो। ओरिजिनल वैल्यू का कितना परसेंट दिख रहा है ये, 90% है, तो व्हाट इज ओरिजिनल वैल्यू, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओरिजिनल वैल्यू टू कितनी आ गई, लाख 2 लाख। अब एडजस्ट किसका है, 2 लाख दिखना चाहिए था, आपने कितने में दिखा दिया, 180 में, कितने का डिफरेंस है, 20,000 आपको बढ़ाना है, 20,000 आपको इंक्रीज करना है, दैट 20,000 यू विल पुट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, वैसा करके चलना है आपको। इज इट ओके। अच्छा, कई बार ऐसा लिखा हुआ आता है कि प्लांट जो है वो कितने का दिख रहा है, प्लांट दिख रहा है 1,20,000 रुपए का, ठीक है, लिखा है प्लांट इज शोन इन द बुक्स एट 120%, ऐसा लिखा हुआ है ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो ये 1,20,000 इज व्हाट, 120% है, तो व्हाट इज ओरिजिनल वैल्यू, 1 लाख। तो आपका ये 1,20 है, लेकिन आपको दिखानी कितने हैं, 1 लाख पे दिखानी है ना आपको, तो 20,000 रुपये कम करना पड़ेगा आपको, रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना पड़ेगा। ये है चीज आती है कई बार। ऐसा आपने डिसोल्यूशन में देखा होगा ना कि 50% ऑफ द डेटर्स वर टेकन एट 18,000 विच इज 90% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। डिसोल्यूशन में ऐसे मैंने एडजस्टमेंट मार्क करके दी थी रिवाइज करने के लिए। यही कंसेप्ट वहाँ डिसोल्यूशन में भी दिख जाएगा आपको। सर एक चलो बार थोड़ा वो सा, बता दो कि मतलब बैलेंस शीट में उसके वो सारे आपको चेंज नहीं करने, बट पीएसआर चेंज हो रहा है, बट आपको उसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी। उसी में आ रहा हूँ, रुक जा मैं भी। यहाँ देखो, अगर बोला गया आपसे, पहले एक बात समझिए, चेंज इन पीएसआर में क्या आता है, सबसे पहले समझिए। वो कहते हैं कि आपके पास रिवैल्यूएशन के आइटम्स भी दे रखे हैं, आपके पास रिजर्व भी दे रखा है, आपके पास सब कुछ दे रखा है। और क्वेश्चन में बोला क्या कि आपको ना एक सिंगल जर्नल एंट्री दिखानी है टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबव, ठीक है। आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है, आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी है, क्लेम फॉर कंपनसेशन भी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज्यादा भी हो रही है, ठीक है। कुछ नहीं करिए, बेस ऑफ कंपनसेशन बनाइए वैल्यूड गुडविल, सारे रिजर्व जोड़ दीजिए, सारे लॉस अगर दिखता है कोई उसे माइनस कर दीजिए, और जो रिवैल्यूएशन में होने वाला अप एंड डाउन है ना, उसके अंदर प्लस करके एक फाइनल फिगर आ जाएगी, उसे बोलेंगे बेस ऑफ कंपनसेशन, उसे गेनिंग। हाँ जी बेटा। अरे भाई, मशीनरी की वैल्यू 20,000 से बढ़ गई, प्लांट की वैल्यू 10,000 से घट गई, ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है, क्रेडिटर की वैल्यू घट गई, तो लोग उसे ना माइनस करते हैं, क्रेडिटर की वैल्यू घटने को आपको प्लस करना है, वो फायदा है आपके लिए। क्या चीज, तो फिर वो कैश या बैंक से जाएगा, क्रेडिटर सर आप पेड ऑफ। बिल्स एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? इसका सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज उससे रिलेटेड रीवैल्यूएशन रिलेटेड वाला। क्या, सर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए तो उसमें डाउट आ रहा है। अच्छा रुक जाओ, वो डाउट वाला मैं इसके बाद लेके चलूंगा, पहले मुझे ये वाला पार्ट पूरा करने दो, ठीक है, ओके। देन यू कैन से अबाउट द डाउट्स आल्सो। तो ये जिसने पूछा था ना मुझसे कि जो, अबे सुनो भाई, जिसने पूछा था ना कि सिंगल जर्नल एंट्री वाला पार्ट क्या होता है, तो सिंगल जर्नल एंट्री वाला पार्ट वही है, ये सारे के सारे आइटम्स जो हैं आपको क्या करने हैं, उन्हें बेस ऑफ कंपनसेशन बनाना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग से, यू विल गेट वन सिंगल एंट्री। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या बोलता है वो कि पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू ऑल्टर द वैल्यू ऑफ एसेट्स ओनली,
एसेट्स और लायबिलिटीज ओनली। तो उसमें रिजर्व रिजर्व तो बढ़ जाएंगे आपके, लेकिन जो एसेट्स लायबिलिटी का चेंज होगा वो गुडविल के साथ मिलकर बेस ऑफ कंपनसेशन बनेगा। तब एक सिंगल एंट्री नहीं बनती है, तब आपकी एक एंट्री किसकी बनेगी, गुडविल और ये बेस ऑफ कंपनसेशन को मिला के बनेगी, और दूसरी एंट्री जो आपका रिजर्व बांटने बांटने की होती है वो होती है। सिंगल एंट्री का मतलब है कि कुछ भी नहीं टच करना आपने, रिजर्व एज इट इज बुक्स में जाएंगे, लॉसेज एज इट इज बुक्स में जाएंगे, जो आइटम जैसा वैसे रहेगा, बस उसका प्लस माइनस बेस ऑफ कंपनसेशन का पार्ट बनकर जुड़ जाएगा। हाँ ऑप्शन, तो आईएफआर फंड को जोड़ दो, और इन्वेस्टमेंट में अगर इंक्रीज हुआ तो प्लस कर दो, माइनस होगा तो उसे माइनस कर दो, ऐसा कर दो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, टच नहीं करो उसको, एज इट इज जोड़ दो। क्लेम फॉर कंपनसेशन को नेगेटिव फिगर दिखा दो। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट लायबिलिटी है भाई, वो अगर बढ़ रही घट रही है तो उसका बढ़ना घटना दिखाओगे। लेकिन इस केस में अगर क्रेडिटर घट रहा है तो उसे प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। मुझे क्रेडिटर की वैल्यू को माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये तो घट रही है। अरे एसेट्स घटेगी तो माइनस करोगे ना, एसेट्स बढ़ेगी तो प्लस करना है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो माइनस करना है, लायबिलिटी घटेगी तो प्लस करना है। हाँ वैसा करो, रिवैल्यूएशन का फाइनल प्रॉफिट लॉस जोड़ दो उसके अंदर, वैसे भी कर सकते हैं। बोलिए। हाँ कैश से पे करेंगे, नहीं दिखाएंगे। देख भाई, लायबिलिटी अगेंस्ट फंड इज टू बी पेड, या इन कैश है तो उसकी पेमेंट करेंगे एंट्री, फिर थोड़ी रिवैल्यूएशन में डाल देंगे उसको। आगे चलते हैं जरा। ये तो हो गया इसका वाला पार्ट। एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता है, वही रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो की गलती करते हैं। अच्छा, बिना क्वेश्चन पढ़े हमने बोला था ना कि ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्वेश्चन के बिल्कुल एंड में लिखा रहता है क्या, कि न्यू रेशो इज 3:2:1, हो गया लफड़ा फिर वही। तो हमने बोला क्वेश्चन को बॉटम से टॉप पढ़ के चलिए, 15 मिनट मिलता है पढ़ने का, 15 मिनट मिलता है ना पढ़ने का। और अब तो सेंटर के लोगों से यारी दोस्ती हो गई होगी, पेंसिल वेंसिल उठाने में रोक थोड़ी लगती है कोई, नो बडी स्टॉप्स यू। तो क्या करिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि क्या बनना है, क्या करना है आपको। इश्यू शेयर का क्वेश्चन आया, और लास्ट में बोल रहा है क्या, फिर फॉरफीचर अकाउंट बनाओ, शेयर कैपिटल अकाउंट बनाओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनाओ, 3 अकाउंट बनवा दी, और भाई लोग लगे जहां जनरल एंट्री करने पे। ठीक है, नहीं, पहले पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या बोला गया। और सुनो, आपको एग्जामिनर को ये नहीं बताना है कि मुझे आता है, आपको वो बोलना है, देखिए, टू बी वेरी प्रिसाइज इन इंग्लिश, ठीक है, डोंट टेल एग्जामिनर व्हाट यू नो, ठीक है, ट्राई टू आंसर व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, जो बोला गया उसका जवाब दीजिए, फालतू की बातें मत करिए उसके अंदर एग्जाम में कुछ भी। जैसे जैसे इश्यू ऑफ डिबेंचर के क्वेश्चन में क्या होता है, जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को हम राइट ऑफ करते हैं, न भी बोला हो तो कर दोगे, एक एंट्री एक्स्ट्रा करने से कुछ नुकसान नहीं है। मैंने एक पेपर चेक करा था, मतलब तो उसने क्या कहा था, सिक्योरिटीज प्रीमियम और पता नहीं क्या क्या चीज, उनको भी राइट ऑफ कर दिया। अरे इश्यू ऑफ शेयर में थोड़ी राइट ऑफ कर रहे हैं किसी को। इश्यू ऑफ शेयर में अगर आपको राइट ऑफ करना है तो क्या करना है, प्रिलिमिनरी अगर आपको राइट ऑफ करना है तो अंडरराइटिंग कमीशन राइट ऑफ करना है, और जो आपने प्रोमोटर को शेयर दिए थे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट उसे राइट ऑफ करना है, और थोड़ी किसी को राइट ऑफ करना है। बाकी इश्यू ऑफ शेयर में कुछ भी राइट ऑफ करने के लिए नहीं है इसकी। भाई साहब, कंपनीज एक्ट में बहुत साफ साफ बोला हुआ है, जिस साल वो इशू होता है उसी साल उसे राइट ऑफ कर दीजिए। किस चीज का, इंटरेस्ट तो साल के आखिर में हमेशा राइट ऑफ करना है आपको, वो कौन क्या, ना 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 ना, बड़े फिर आप फिर बोल रहा हूँ देखिए, लिखता है कि रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ओनली, वो लिखा हुआ आता है। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इशू ओनली, वो लिखा हुआ आता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है। हाँ, इशू के टाइम पे आपको लॉस राइट ऑफ कर देना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट नहीं करना आपको। इंटरेस्ट के लिए बोलेगा तो लिखा आएगा रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इशू एंड इंटरेस्ट, ऐसा लिखा हुआ आएगा। अच्छा सुनो, अभी जब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अ, मान लो कभी, अच्छा, रायता कब फैलता है, गुडविल का क्वेश्चन है, पार्टनर प्रीमियम पर गुडविल नहीं लाया, अब ऐसे में लोगों के हाथ में कांपने लग जाते हैं। अरे सीधी सी तो एंट्री होती है, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कौन, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा कर दीजिए। ठीक है, इतना ही तो करना है, इससे ज्यादा थोड़ी करना है। अच्छा, एक बार अभी कुछ दिन पहले मैं क्वेश्चन करवा रहा था बच्चों को, पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला गया, फिर पार्टनर ने उसे विड्रॉ भी कर लिया। तो भाई जब आप प्रीमियम फॉर गुडविल दे रहे हो तो क्रेडिट कर रहे हो, जब विड्रॉ कर रहे हो तो डेबिट कर दो उससे कैश या बैंक करके, इसमें क्या परेशानी है। एक, जैसे सुनो पहले वाले केस में, मान लो पार्टनर 50,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, जो 30 और 20 के रेशो में ए और बी को बट गया, तो एंट्री बनी आपकी कैश अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल बीस कैपिटल 30-20। पार्टनर ने क्या कर दिया, 50% विड्रॉ कर लिया, तो एक एंट्री और बनेगी, एस कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट टू कैश। 30 का आधा 15,000, 20 का आधा 10,000, 25,000 डेबिट साइड में चला जाएगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है,
करंट देखिए, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट, देखो तुम आदत बनाओ उसको करंट अकाउंट से डील करो, चाहे कैपिटल एडजस्टमेंट है या नहीं है, दैट इज द बेस्ट रूल। और उस करंट अकाउंट को कहाँ दिखा दो, एसेट्स में दिखा दो, बिकॉज यू हैव टू रिकवर इट। ठीक है, एक लफड़ा मैं दिखाता हूँ, क्योंकि एडमिशन में, चेंज इन पीएसआर में, रिटायरमेंट यानी डिसोल्यूशन तक जाता है। वो क्या परेशानी होती है, देखिए जरा, हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर, इधर देखिए, ध्यान से देखना जरा, ये है बैलेंस शीट, ठीक है, 31 मार्च 23 की। इस बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स लिखे हुए कितने के, 50,000 रुपए के, ऐसे। यहाँ लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मान लो 10,000 का, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, जैसे में एडजस्टमेंट में, ठीक है, लिखा हुआ है क्या, कि इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय पार्टनर ए एट ₹47,000, ऐसे लिखा हुआ है। या कितने में ले, हाँ 45,000 में लेके चला गया। पहले पहले एक कंडीशन, ये मैं एक कैटेगरी बता रहा हूँ, एक। और दूसरा केस ऐसे लिखा हुआ है कि केस और केस दो, कि इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन बाय पार्टनर ए एट ₹55,000, ऐसे लिखा हुआ है। दो केस में बना के दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो इसे अकाउंट में कैसे करते हैं और जर्नल एंट्री में कैसे करते हैं, वो देख लीजिए, इसमें कंफ्यूजन लोगों को अक्सर होते हैं। तो सबसे पहले कहानी देखिए कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है। पहला काम क्या कर लीजिए आप लिखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, कितने का जा रहा है इन्वेस्टमेंट, 5,000, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000 का। और टू क्या कर दिया, एस कैपिटल कर दिया, बीस कैपिटल कर दिया। और सपोज मान लिया मैंने क्या कर दिया, ए और बी थे, मैंने दो पार्टनर थे, ऐसे करके आपने इसको बाकी का 5,000 इन दोनों के बीच में जो भी रेशो थी, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो में बांट दिया। यहाँ तक ठीक है। दूसरी एंट्री पे चलिए अब आप, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का तो हिसाब किताब निपटा दिया। अब कौन लेके जा रहा है इन्वेस्टमेंट, ए लेके जा रहा है। क्या लिखेंगे, एस कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, कितने का, अब 45,000 का लिखेंगे उसको, कितने का, 45,000 का, क्योंकि 50 में से 5 की वैल्यू तो आपने पहले ही घटा दी। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले कि ए हैज टेकन इन्वेस्टमेंट एट 45,000 इन कैश, तब तो एस कैपिटल नहीं होगा, फिर तो कैश डेबिट होगा, क्योंकि तो पैसे लेके ले जा रहा है, तब थोड़ी उसको डेबिट करेंगे। इन कैश के क्वेश्चंस कम आते हैं। बोलो, ये रेजिंग हैंड, अच्छा ठीक है, दिस पार्ट इज ओके, कोई परेशानी नहीं इसमें, ठीक है। दूसरे पार्ट पे चलिए, इन्वेस्टमेंट कितने में लेके चला गया, 55,000 में लेके चला गया वो, ठीक है। पहला तरीका देखिए, आप लिखिए इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने से, 5,000 से और 5,000 से। अब इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया होगा, 55 का। अब अगर पार्टनर ले भी जा रहा है उससे, तो क्या दूसरी एंट्री क्या बनाएंगे अब आप, एज कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, कितने का बनाया, 55,000 और 55,000 का, ऐसे बना लिया, ऐसे कर लिया। आपका मन करता है कि दो एंट्री बनाने का, मेरा मन नहीं है, इसकी एक ही एंट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो बढ़ जाएगा इस एंट्री में, इसमें मैं अगर बोलूं तो तीसरी एंट्री में क्या होना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो 10,000 का है, इनके बीच में ओल्ड रेशो में बंट जाएगा, वो तो काम खत्म हो जाएगा। ये एंट्री कंपलसरी, और दो और तीन एंट्री नहीं, एंट्री करके बता रहा हूँ आपको ना मैं, वो तो फुल फ्लेज क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। अगर कोई चाहे इन दोनों एंट्री की कंबाइन एंट्री बनाना, तो क्या बनाते हैं हम, सिंपल सा काम है, हम लिखते एज कैपिटल डेबिट कितने से, 55,000 से, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने का, 50,000 का। और टू क्या कर देते, रिवैल्यूएशन कर देते कितने का, 5,000 का। यू कैन राइट दिस एंट्री ऑल्सो। तो अब आप ये एंट्री भी कर सकते थे। तो देखिए, अगर आप ये एंट्री कर रहे हैं, ए के कैपिटल के डेबिट साइड में इन्वेस्टमेंट 55 का करके करेंगे। लेकिन अगर आप ये एंट्री कर रहे हैं, ए के कैपिटल अकाउंट में दो चीज लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट 50,000 का और रिवैल्यूएशन 5,000 का, ऐसा करके लिखेंगे। तो चॉइस इज योर्स, वट एवर वे यू वांट टू फॉलो। इन्वेस्टमेंट के साथ ये परेशानी होती है, इसका ध्यान रखेंगे। ये एडमिशन में भी दिखेगा आपको, चेंज इन पीएसआर में दिख सकता है, और रिटायरमेंट डेथ में भी दिख सकता है। थोड़ा सा आगे चलें जल्दी से, यहाँ आइए आगे।
अच्छा, अब अगर फिक्स मेथड फॉलो किया गया है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं, तो लोग क्या करते हैं, सारी की सारी ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट के अंदर कर देते हैं। आपको कहाँ करनी है सारी की सारी कैलकुलेशन? करंट अकाउंट के अंदर करनी है। अगर कैपिटल एडजस्टमेंट भी है वो करंट अकाउंट में, तो वो कैपिटल अकाउंट से ही होगा। हाँ, लाना ले जाना कहाँ से करेंगे हम? प्लीज 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 अंडरस्टैंड, कैपिटल एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के अंदर ही होगी, और जो लाना ले जाना अगर बोला हुआ किसमें कैश में करना है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर होगा, और अगर करंट अकाउंट के अंदर बोलना है तो कैपिटल में करंट करके फिर उसे करंट में ट्रांसफर कर देंगे। वैसा करना है, हमने किए थे ऐसे क्वेश्चन लास्ट में, उन्होंने घबराइए मत, होगा होगा नहीं होगा कोई बात नहीं। अच्छा, एक और चीज, आपका क्वेश्चन आ गया रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो मेरी सिंपल एडवाइस है, जर्नल एंट्री अलग अलग करें आप, कंबाइन 3 एंट्री मिला के मत कर लें। पता चला 3 एसेट्स की वैल्यू घट रही है, 2 की बढ़ रही है, तो 3 में से अगर एक की वैल्यू भी आपने गलत कर दी ना, तो बाकी का 2 का नंबर भी आपका खत्म हो जाएगा एंड आपका वो पूरी की पूरी एंट्री खराब हो जाएगी। फिर मैंने बोला कि पढ़िए क्वेश्चन को बॉटम से टॉप तक कि कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, क्या लिखा है। जनरल एंट्री बोली करने के लिए, अकाउंट बनाने के लिए बोला है। अच्छा, जो ट्रीटमेंट हम करते हैं क्या, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, प्रॉफिट लॉस, डेबिट बैलेंस, अब समझिए, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा एसेट्स वाला प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड में जाएगा लायबिलिटी वाला प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट शब्द लिखा है वो तो डेबिट साइड में जाएगा कैपिटल के, और अगर प्रॉफिट लॉस के साथ क्रेडिट शब्द लिखा हुआ तो कहाँ जाएगा, वो क्रेडिट साइड में जाएगा कैपिटल के। दोबारा बोल देता हूँ, एसेट साइड वाला प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा, लायबिलिटी साइड वाला प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ कोई भी रिजर्व है, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस हो गया, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस होगा, ये कहाँ जाएंगे, सारे आपके डेबिट साइड में जाएंगे पार्टनर्स का। बिल्कुल है, पार्टनर का लोन डेबिट है, वो आपके लिए एसेट्स है, आपने पार्टनर को लोन दिया, ठीक है, वो डिसोल्यूशन में देखेंगे उसको, पहले आगे चलिए यहाँ पर। सर एक बार हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट बता दीजिए एडमिशन में। हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट होता है कि अगर पार्टनर 1/5 शेयर के लिए 5 लाख लेके आया तो उसकी प्रोजेक्टेड कैपिटल कितनी होगी, 25 लाख, ठीक है, हाँ सर। उसका डाउट था। और एग्जिस्टिंग कैपिटल एक ही 1 लाख, एक ही 2 लाख, एक ही 3 लाख और एक 5 लाख, कुल मिला के 10 लाख। 25 लाख माइनस 10 लाख करूंगा तो 15 लाख रुपए गुडविल आ गया, उसमें उस बंदे के शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, गुडविल की वैल्यू निकल आई। सिंपल सा कंसेप्ट है। नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से क्या कर दीजिए, प्रोजेक्टेड न्यू कैपिटल निकाल लीजिए। बेटा वो तो फिर फुल फ्लेज बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है? अच्छा फिर हाँ, एक और चीज, पार्टनरशिप में कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर का करंट, फ्री रिजर्व्स, और जो एसेट साइड में ओल्ड गुडविल या लॉसेस है वो माइनस करना। लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है, इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड, इक्विटी प्रेफरेंस, रिजर्व सरप्लस, वो, और लॉन्ग टर्म डेट, वो मिला के। लेकिन पार्टनरशिप में लॉन्ग टर्म डेट नहीं जुड़ता है। पार्टनरशिप फॉर्म में अगर मैं निकालूं कैपिटल एम्प्लॉयड तो कैसे निकालूंगा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज एक्सटर्नल। लेकिन कंपनी में निकालूंगा तो क्या करूंगा, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी ओनली। ये ध्यान रखेंगे, वो रेशियो में हमने देखा था। तो पार्टनरशिप के टाइम पे कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं जुड़ती है, लेकिन कंपनी के केस में क्या होती है, वो जुड़ के चलती है। सर एक बार आप थोड़ा आगे, पास एडजस्टमेंट्स की मल्टीपल जो एंट्रीज बनाते हैं एक बार वो सॉरी बता सर, सॉरी, ये ना आपको आना चाहिए था बेटा, बहुत दिन हो गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कल मैंने घर भी चिट्ठी भेजी थी तुम्हारे, ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले आपको विजडम और बहुत सारी चीजें ध्यान आ सर रही हैं, तो सर क्यों नहीं मुझे पूछा आपने बाकी मुझसे सब आगे? आता है सर, मुझे बाकी हाँ तो सब घर पे सुनो, बैठ के प्रैक्टिस पार्टनरशिप, करता हूँ। पास सजेशन की जनरल एंट्री वाली, आप पास सजेशन की शीट का पहला पेज खोल के देखिए, सारा कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर, देखा कभी खोल के उसको, जनरल एंट्रीज यस वाला? सर, एक बार मैं वापस रिवाइज करके हाँ, उस पेज को रिवाइज करके वापस देखिए बेटा, देखिए। अभी मैं डाउट लेके चल रहा हूँ, फिर इंडिविजुअल होंगे उनको भी लेके चलूंगा, आगे चलते हैं। हाँ, जनरल एंट्री के साथ दे रखा है, नहीं नहीं, जनरल एंट्रीज के साथ भी क्वेश्चन है, और मैंने शीट के फर्स्ट पेज पे पहला क्वेश्चन सबसे पहले मैंने पास को जनरल एंट्री से समझाया हुआ है, देखिए खोल के आप नोट्स। आगे चले, आगे चले, देखो बच्चा क्या करता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड को, या पेंशन फंड को, इन सबको क्या कर देता है, बांट देता है। ये ऑर्डिनरी लाइबिलिटीज हैं, ये फंड नाम की चीज नहीं है। मशीनरी रिप्लेसमेंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कहते हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक प्योर लाइबिलिटी होती है,
इसको आपको बांटना नहीं है, ये लायबिलिटीज हैं, ठीक है। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर मुझे दिख रहा होता है बच्चों का कि भाई देखो, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का सिंपल सा लॉजिक है, वो एक नॉमिनल अकाउंट है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट साइड विल शो पॉजिटिव, डेबिट साइड विल शो नेगेटिव। भाई देखो, अगर एसेट्स बढ़ गई, एसेट्स, तो ये यहां दिखेगा। लायबिलिटीज घट गई तो ये यहां दिखेगा, ठीक है। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स ये यहां दिखेगा। इतना ध्यान रखिए, अगर आपकी एसेट्स घट गई तो वो यहां दिखेगा, अगर आपकी लायबिलिटीज बढ़ गई तो वो यहां दिखेगा, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपका डेबिट साइड में जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट ओनली एंड ओनली शोज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्रॉस वैल्यूज नहीं जाती हैं। लोग क्या करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, जैसे मशीनरी इंक्रीज, इन मशीनरी इज इंक्रीज बाय 90,000 तो 90,000 जाएगा। मशीनरी इंक्रीज टू 90,000 है, तो आपकी ओरिजिनल मशीन 70 की थी, 90 बना दे तो 20,000 का डिफरेंस जाएगा ना। जितने का डिफरेंस होगा उतना जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कभी भी ग्रॉस वैल्यू रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर नहीं जाती है, दैट यू हैव टू टेक केयर। क्या डाउट है बोलो। अच्छा, किसी भी एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होते हैं, वो दोनों इफेक्ट डालने हैं आपने। जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, हमने बोला कि बी आर डिसऑनर्ड। अगर बी आर डिसऑनर्ड है, इसका मतलब है डेटर टू बी आर, डेटर बढ़ेगा और बी आर घटेगा, सिंपल सी बात है। रिवैल्यूएशन में जाना है नहीं इसे। अच्छा, कई बार क्वेश्चन बोलता है क्या कि रिजर्व इज टू बी इंक्रीज बाय 10,000। भाई लोग रिवैल्यूएशन में डाल देते हैं उसे। कोई भी रिजर्व कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर नहीं जाता है। रिजर्व में पड़ने वाली शॉर्टेज वो जाती है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन जैसे मान लो वर्कमैन कंपनसेशन फंड था 10,000 का, क्लेम हो गया 20,000 का, वो शॉर्टेज जाएगी 10,000 की रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिजर्व कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर नहीं जाएगा, फंड कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आज देखें कोई, अच्छा तो अब जैसे मान सर लिया हमने अगर हाँ, इंक्रीज करने के लिए बोलते हैं तो फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मतलब अगर जैसे बोल दिया कि आईएफआर जो है उसको 5,000 से इंक्रीज करना है तो फिर कैसे होगा हाँ, ट्रीटमेंट? दो तरीके से होता है उसका काम। आईएफआर को ओल्ड रेशो में खत्म कर दीजिए और न्यू रेशो में क्रिएट कर दीजिए, एक तो तरीका ये बना, ठीक है। या फिर आईएफआर आपके पास 25,000 का है और बोला कि 5,000 का आईएफआर बनाना है। भाई सुन लो ना, तुम्हें आता है, दूसरों को सुनने दो ना। आईएफआर 25,000 का है और बोला आईएफआर 30,000 बनाना है। पहला तरीका, 25,000 विल बी बेस ऑफ कंपनसेशन गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री कर लो उसकी, और जो 5,000 का आईएफआर है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से न्यू रेशो में क्रिएट कर दो। कैसे बनेगी एंट्री? एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5,000, वट एवर न्यू रेशो दे हैव, ऐसा करके। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, अगर आप अकाउंट के अंदर कर रहे हैं तो आईएफआर को ओल्ड रेशो में बांट दो, आईएफआर को न्यू रेशो में क्रिएट कर दो। पुराना आईएफआर मान लो 50,000 का था, उसे बांट दीजिए ओल्ड रेशो में, और नया आईएफआर मान लो 70,000 का था, उसे डेबिट कर दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 70,000 न्यू रेशो में। अपने आप रिजल्ट अब वही आएगा जो आपका होता है। क्या नए आईएफआर को गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में नहीं करते हैं बेटा, समझ बात को। जो पुराना एग्जिस्टिंग आईएफआर होता है उसे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में करते हैं, और जो नया बनाते हैं उसे न्यू रेशो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करके करते हैं, वैसा करके। टू और बाय जो होती है, टू और बाय जो होता है ना, जैसे हमने बोला क्या कि मशीनरी इंक्रीज बाय 10,000 और मशीनरी इंक्रीज टू 10,000, दोनों में फर्क है, अभी बताया था मैंने। भाई मशीनरी 8,000 की है, इंक्रीज टू 10,000, तो आप 2,000 का इंक्रीज कर रहे हैं। मशीनरी 8,000 की, इंक्रीज बाय 10,000, तो 10,000 जोड़ के 18,000 बनाएंगे उसको। टू और बाय का मतलब समझना है आपको, ठीक है। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो पता नहीं मतलब जिंदगी भर का दर्द है, मेरे जमाने में भी और आपके जमाने में भी। मैंने कोशिश करी थी पूरा करने के लिए, लेकिन अगर कैपिटल एडजस्टमेंट आप नहीं सक्सेसफुली हैंडल कर पा रहे हैं, छोड़ दीजिए, कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। अ, 1 नंबर या 1.5 नंबर उसका होता है, उससे ज्यादा होता ही नहीं है। डू रेस्ट ऑफ द एंट्रीज, स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट के चक्कर में बाकी की चीजें मत उलझाइए। दोज हु हैव सफिशिएंट प्रैक्टिस, उनसे भी गड़बड़ हो जाती है। तो अगर एक बार में निकल गया तो निकल गया, लीव इट, प्रोसीड फर्दर। बाद में टाइम बहुत मिलता है आपके पास करने के लिए, अब ठीक करिए उसको।
ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं आपको, ये ना बच्चे बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं। बेटा अगर आपको मान लो लिखना, आपने लिख दिया 10,000, ठीक है, और आपको लग रहा है कि ये 10 नहीं, मुझे 1,000 करना चाहिए था, वो ऐसा कर देते हैं। ऐसा क्या, क्या है यार, ये क्या दिख रहा है बताओ, करेक्शन हुई है क्या? अरे तुम्हें जीरो काटना है तो ऐसे काटिए, ऐसे। या आपको लग रहा है कि 10,000 को 1,000 बनाना है, तो ये बड़ा जीरो बना दीजिए ऐसे। लेकिन वो कोले को डार्क करने का मतलब कटिंग नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक हमारा प्यारा बच्चा, उसने एक गलती क्या करी, जैसे मान लो एक क्वेश्चन में आया, ए क्वेश्चन में एंट्री आई, बी क्वेश्चन में एंट्री आई, सी क्वेश्चन में एंट्री आई, सी क्वेश्चन में नो एंट्री थी। भाई खाली छोड़ के आ गया, कह रहे इसमें तो कोई एंट्री नहीं होनी थी। खाली छोड़ने का मतलब है अनअटेम्प्टेड। अगर नो एंट्री है तो लिखो नो एंट्री, ऐसे लिखना है नो एंट्री, ऐसे लिखिए नो एंट्री। खाली छोड़, बच्चा बोला कि भाई ए में एंट्री थी, बी में एंट्री थी, सर सी में तो एंट्री थी नहीं, मैं खाली छोड़ा है उससे, नंबर थोड़ी मिलेंगे, कटेंगे। अगर नो एंट्री है तो लिखिए नो एंट्री, खाली नहीं छोड़ेंगे उसको। ले रहे हैं? देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर बोला कि कैपिटल एडजस्टमेंट करंट अकाउंट ओपन करके करनी है, तो भले मानस क्या करते हैं, पूरा करंट अकाउंट खोल देते हैं बैलेंस शीट में, बुक में नहीं। जहां कैश या बैंक लिख रहे थे वहां सिर्फ करंट शब्द यूज करेंगे। और एक और बात समझिए जरा, बड़ा सिंपल सा रूल है, आपने देखा था अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर डायगोनली होता है। अकाउंट टू अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होता है? डायगोनली होता है, बताया था। लेकिन अकाउंट टू बैलेंस शीट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है। सो अगर देखिए, अगर मैं बोलूं आपके सामने यहाँ पर कि सपोज, कई बार गड़बड़ होती है उससे करते समय, मैंने देखा होता है कि उल्टी क्रॉस, देखिए ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है यहाँ पर, एंड दिस ए बी और सी, ए बी और सी ऐसे लिखा हुआ, प्लीज चुप रहो थोड़ा सा। ये लिखा है सी इज करंट, और यहाँ लिखा है 2,000। ये लिखा है ए इज करंट, कितना? 3,000। तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, बेटा ध्यान से समझना, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये सी का करंट यहाँ जाएगा इस तरफ, सी इज करंट, ये 2,000। और ये वाला एज करंट कहाँ जाएगा? इस तरफ जाएगा, क्या बोलकर? एज करंट बोलकर, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे, ठीक है। लेकिन लेकिन समझना, अगर मान लो यहाँ लिखा हुआ है क्या? बैंक, क्या लिखा है? बैंक। तो भाई कैपिटल अकाउंट से तो बैंक अकाउंट में जा रहा है ना, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा? अगर मेरा ये बैंक अकाउंट है, ये मेरा बैंक अकाउंट, इफ दिस इज माई बैंक अकाउंट, तो अब क्या होने वाला है? इधर जो बैंक लिखा है वो इधर आएगा, इसके नाम से आएगा, सीज कैपिटल के नाम से आएगा। और जो इधर 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 बैंक लिखा हुआ, ये वाला बैंक जो है, ये कहाँ जाएगा? डायगोनली ट्रांसफर होगा। क्या लिखा आएगा यहाँ पर? ये एज कैपिटल के नाम से लिखा हुआ आएगा, ये आपका 2,000 आएगा, ये 3,000 आएगा। अंडरस्टूड? अकाउंट टू अकाउंट डायगोनल, अकाउंट टू बैलेंस शीट स्ट्रेट, सीधा। तो जो करंट अकाउंट को ट्रांसफर करने की गलती होती है वो नहीं करेंगे आप, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। कि आपने सब कुछ बढ़िया कर लिया उन लोगों ने, और क्या हुआ? जब वो करंट अकाउंट को ट्रांसफर करने की एंट्री है तो डायगोनली मार दी उससे। फिर अगर दोनों अमाउंट बराबर है तो बैलेंस शीट मैच करेगी, दोनों अमाउंट बराबर नहीं तो बैलेंस शीट थोड़ी मैच करेगी। दिस यू हैव टू टेक केयर। क्या बेटा जी, क्या बोले? क्या कह रहे हैं यार? अरे पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस लिखा है तो वो इस तरफ आता है, इस तरफ। बैलेंस शीट ही इस तरफ वाला होता है, बैलेंस शीट ही इस तरफ होता है। और अ, हमेशा पुरानी बैलेंस शीट, पुरानी जो गुडविल दे रखी होती है क्वेश्चन के अंदर, उसे राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ करने के लिए लोग क्या एंट्री करते हैं? गुडविल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल कर देते हैं। नहीं, एंट्री रिवर्स होगी, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल होगी एंट्री। पुरानी गुडविल को खत्म करना है, एसेट्स है भाई, उसे खत्म करेंगे तो क्रेडिट होगा, और उसका नुकसान किसको भरना पड़ेगा? पार्टनर्स को भरना पड़ेगा। जनरल एंट्री क्वेश्चन में बोली जाए तो जनरल एंट्री करनी है, अकाउंट नहीं बनाने हैं। रिटायरमेंट डेथ में क्या होता है? वही न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो। कैपिटल एडजस्टेड, बोलो। कैपिटल एडजस्टमेंट में अगर करंट अकाउंट्स ओपन किए तो वो भी आएंगे ना बैलेंस शीट में, अभी रिवाइज अभी में? अभी अभी क्या बताया था मैंने तुम्हें? यही तो बोला था मैंने, कैपिटल अकाउंट को क्लोज, जो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल एडजस्टमेंट जो करंट अकाउंट से कर रहे हैं, वो कहाँ जा रही है? नीचे तो जा रही थी, इस तरफ। यही तो बोला था अभी थोड़ी देर पहले मैंने, कि अकाउंट टू बैलेंस शीट सीधा ट्रांसफर होता है। अरे ये नहीं बताया था मैंने अभी? यहाँ पर, यहाँ करंट अकाउंट लिखा था ना इस जगह पे,
सर नहीं ठीक लिखा था, है। तो उसको अकाउंट में सीधा ट्रांसफर करा बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन अकाउंट टू अकाउंट डायगोनली ठीक है। ट्रांसफर होता है। और चलिए थोड़ा सा अ, अब एक बात समझना, रिटायरमेंट डेथ में क्या गड़बड़ करते हैं लोग, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है भाई, सारे पार्टनर को मिलेगा, इंक्लूडिंग रिटायरिंग भी मिलेगा, एडमिशन में नहीं होता। एडमिशन में तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कौन झेलता है, पुराने पार्टनर झेलते हैं, लेकिन रिटायरमेंट में तो पुराने पार्टनर तो एबीसी तीनों तो है, तीनों का गुडविल का ट्रीटमेंट भी तीनों के नाम पे, रिजर्व सरप्लस भी तीनों के नाम पे बटेगा, और ये क्या बोला आपको, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी तीनों में बटेगा। ऐसा उसको वो गलत करते हैं लोग। और सुनिए, बड़ा सिंपल सा रूल है, गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग ऑलवेज। लेकिन अगर आपका बेस ऑफ कंपोजिशन नेगेटिव हो गया तो उल्टा हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग विल कंपनसेट टू गेनिंग। अच्छा एक और चीज समझना, कि अगर किसी पार्टनर ने गुडविल के ट्रीटमेंट में लिख दिया कि 50% ऑफ द शेयर गिफ्टेड बाय ए और रिमेनिंग शेयर इज गिवन बाय ए बी सी इन द रेशो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो नॉर्मल रेशो तो बनेगी बनेगी। बेटा प्रणय, हाथ जुड़वा ले बेटा, आज के दिन क्या कर रहा है, क्या देख रहा है बता, क्या इससे कुछ मिलेगा तुम्हें? एक दिन, सिर्फ एक दिन है, कुछ घंटे हैं तुम्हारे पास, आज छोड़ दो उस फोन को। व्हाट वाज द पॉइंट? जहां तक सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने का चक्कर है, तो वो तो सेक्रीफाइसिंग में तो आएगा आएगा, रेशो में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में डिस्प्यूट के लिए कोई कंपनसेशन नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको, ये देखिए, आपके पास लिखा था वैल्यूड गुडविल, आपके पास लिखा था कि गुडविल जो है, क्वेश्चन में गुडविल वो थी 60,000 रुपए की, ठीक है, और जो सी आया 1/6 शेयर के लिए आया, ठीक है, हाफ ऑफ विच गिफ्टेड बाय ए, रिमेनिंग, मतलब हाफ ऑफ 1/6 गिफ्टेड बाय ए, रिमेनिंग 1/6 उसने किससे ले लिया, गिवन बाय ए एंड बी 2:1 की रेशो में, ठीक है जी। अगर मैं बोलूं तो ए का सेक्रीफाइस कितना है, 1/12 भी है, और ये वाला ए का दोनों मिला के दोनों का सेक्रीफाइस बनेगा। लेकिन अगर गुडविल के ट्रीटमेंट की बारी आई तो कैसे लिखा जाएगा, आप लिखेंगे 60,000 इंटू ये वाला पार्ट लेंगे 1/12, क्या लिखेंगे आप आंसर, 5,000 लिखेंगे। लेकिन रूटीन बच्चा क्या करेगा, 60 1/6 करके 10,000 से एंट्री करेगा, 10,000 से एंट्री नहीं करनी गुडविल की आपको। इस वाले पार्ट के लिए तो कोई कंपनसेशन है ही नहीं, कंपनसेशन तो किस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए, गिफ्टेड पार्ट के लिए कोई कंपनसेशन नहीं होता, तो दिस पार्ट इज गॉन। लेकिन अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन आए तो आपको ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, तब तो जोड़ के लिखना है। लेकिन इसकी गिफ्टेड पार्ट के लिए नो कंपनसेशन, चाहे वो एडमिशन है चाहे वो रिटायरमेंट डेथ है, नो कंपनसेशन गिफ्टेड पार्ट, ध्यान रखना, ठीक है। आपका आंसर में क्या होगा, आपका आंसर 5 की जगह 10,000 से एंट्री करेंगे, पूरी क्रॉस हो जाएंगी, ऐसा नहीं करना है। गिफ्टेड पार्ट के लिए कोई कंपनसेशन नहीं होता है गुडविल का। अ, अगला पार्ट क्या था हमारा, रिटायरमेंट डेथ की बात करें। अच्छा देखिए, अब अगर मान लो शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड की बात कर रहे हैं, अगर टाइम बेसिस है, टाइम बेसिस है अगर मान लो आपके पास, तो क्या करना है आपको, एवरेज प्रॉफिट का जो भी निकाला उसको इंटरवीनिंग पीरियड से मल्टीप्लाई करा, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट अमाउंट, एंट्री प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर क्वेश्चन बोले कि रेशो बदल गई, एक एंट्री और कर डालिए, क्या, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। पहली एंट्री प्रॉफिट लॉस सस्पेंस तो क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर करते हैं, और वो तो क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन अगर आपसे बोलें कि एंट्री क्या हो रही है, कि मतलब रेशो बदल गई है, तो फिर आपको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा, तो एक एंट्री और बन जाएगी आपकी, क्या, गेनिंग पार्टनर टू, क्या, हाँ, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस करके उसको हाँ, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस को राइट ऑफ नहीं करना, वो तो ऑटोमेटिकली। अगर फिर मैंने लिखवाया था, ब्लू लाइन से लिखवाया था आपको, कि अगर साल के आखिर में प्रॉफिट आया तो क्या करना है, एंड क्या करना है, वो सीयूटी में काम आएगा, यहाँ काम नहीं आएगा। और अगर आपका टर्नओवर बेसिस है, ठीक है, तो फिर इंटरवीनिंग पीरियड की सेल अगर आपके पास गिवन है तो टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई नहीं करना उसको, उसी को लेके आपको कर लेना आगे। हाँ, सिर्फ शेयर से मल्टीप्लाई करके चलना है। और कल परसों मैंने क्वेश्चन कराया था ना, कि सेल्स शोज इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ 20%, प्रॉफिट शो डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ 5%, वो आपको मैंने क्वेश्चन मार्क करे, उसमें वो क्वेश्चन है।
हाँ, करके दिखा है क्वेश्चन, एग्जाम्पल में भी दे रखा है, कुछ नहीं, परेशानी नहीं है। अच्छा, एक और चीज समझना, जब आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं ना रिटायरमेंट डेथ में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय गुडविल लिख के नहीं करेंगे, बाय एस कैपिटल बीस कैपिटल करके फिर ब्रैकेट में गुडविल लिख देंगे। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस को प्रॉफिट लॉस सस्पेंस ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस ब्रैकेट में आईयूसी लिखेंगे। सैलरी कमीशन एज इट इज लिखेंगे। आपको मैंने एक शीट बताई थी, टाइम पीरियड कब कंसिडर करना है, कब नहीं करना है, याद है? रिटायरमेंट की शीट थी। किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए। और आगे देखें जरा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो बहुत बड़ा परेशानी है। एडजस्टमेंट दो जगह डालने की गलती कर देते हैं आप। क्वेश्चन आपसे जनरल एंट्री बोला, आप अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो रिटायरिंग पार्टनर डिसीज पार्टनर का पैसा कैलकुलेट करते हैं ना, उसकी कैलकुलेशन में गलती करते हैं। मतलब इतना आसान, 6 नंबर का क्वेश्चन है, फ्री के नंबर होते हैं। तो आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन ठीक से करनी है, टाइम पीरियड का ध्यान रखना है, ठीक है। और आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ना बेटा क्या देख रहा है तुम, एक को मना कर रहा हूँ, दूसरा देख रहा है, फिर बोलो हम दोनों एक ही नाव के सवार हैं। अब अगर आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, जो पैसा फाइनल बचा लोन में ट्रांसफर करने वाला, वो गलत कर दिया, तो जो लोन अकाउंट बनाएंगे वो अपने आप ही गलत होगा, एग्जामिनर सीधा क्रॉस मारेगा उस पर, ठीक है। और अगर आपने एग्जीक्यूटर अकाउंट में, मैंने कल बताया था बच्चों को कि अगर हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स लोन को ट्रांसफर, जैसे एक छोटी सी चीज है, कुछ लोगों को बताई थी, बाकी लोगों को मैं अभी बता देता हूँ। देखिए, एक हल्का सा पार्ट होता है, जरा समझिए उसको। क्वेश्चन है रिटायरमेंट का, सी रिटायर्ड, उसको देना है 2,20,000 रुपया, ठीक है। और सी रिटायर्ड हो गया मान लो 31 मार्च 22 को। कहता है 20,000 इज टू बी पेड इमीडिएटली, इमीडिएटली, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर किसका है, रिटायरमेंट का है, तो क्या करेंगे हम, मेरी एंट्री बनेगी क्या, सीज कैपिटल डेबिट 220 टू कैश या बैंक, कितना, 20,000, और टू सीज लोन 2 लाख, और 4 इंस्टॉलमेंट ये। और अब मैं बनाऊंगा क्या, सीज का लोन अकाउंट। देखिए सी का लोन अकाउंट बनेगा, कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर डेट है, पर्टिकुलर है, रुपीज है, ठीक है। डेट है, पर्टिकुलर है, और क्या है, रुपीज है। अब आप इस डेट को 2022 को March 31 को क्या लिखेंगे, सीज कैपिटल बोल के सिर्फ 2 लाख रुपया लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 लाख। पेमेंट वेमेंट कहाँ होगी, कैपिटल में ही होगी उसकी, क्लियर है। अगर यही क्वेश्चन किस में आ गया, डेथ में आ गया, यही क्वेश्चन डेथ में आ गया, ये तो रिटायरमेंट बोला हमने, डेथ में अगर ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट यू विल राइट, पहली एंट्री बनेगी सीज कैपिटल डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। मरे हुए बंदे को पैसा नहीं दे सकते आप, उसके पास जाना पड़ेगा, वो अभी उम्र नहीं हुई है। 220 और 220 यू विल राइट दिस, ठीक है। अगली एंट्री में आप लिखेंगे सीज एग्जीक्यूटर डेबिट टू बैंक या कैश, कितना, 20,000, 20,000। सो अब मैं सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाऊंगा अगर, तो कैसे बनेगा, जरा ध्यान से देखिए। और सिर्फ यही फर्क है और कुछ नहीं है, सिर्फ इसी एंट्री का फर्क है, बाकी देयर इज नो डिफरेंस, बाकी सारा ट्रीटमेंट एज इट इज चलता है। देखिए, डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज, 2022 March 31, क्या लिखूंगा, सीज कैपिटल, आई राइट 220, इधर चला जाऊंगा 2022 March 31 को क्या लिखूंगा, बैंक, कितना लिखूंगा, 20,000, और फिर कहानी चलेगी अपने आप। वो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि बंदा मरा कब, उसकी डेथ क्या हुई, फिर 31 मार्च बैलेंस शीट करके क्लोज कर देंगे। तो हाँ, तो अगली अगली सुनो, तो अगले साल होगी ना फिर। हाँ, वो सबको आता है, वो करना आता है, मैं तो सिर्फ ये बता रहा था डिफरेंस। हाँ, क्या पूछा किसी ने ऑनलाइन में, बताइए। सर, रिटायरमेंट और डेथ में अगर हमें पेमेंट की टर्म्स नहीं पता होती है तो हम सीधे एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में बैलेंस डाल के और वहीं पे छोड़ देते हैं। पर बुक में एक एग्जाम्पल है जिसमें डेबिट बैलेंस था तो उन्होंने इमीडिएटली पेमेंट भी ले ली। देखो भाई, एक पार्टनर की डेथ हो रही है, या पार्टनर रिटायर हो रहा है, और उसको हमने लोन भी दे रखा है ना, तो उसके लोन को आप कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल सकते हैं, उसको डाल सकते हैं कैपिटल अकाउंट में, सुन रहे हो, उसको डाल सकते हैं।
अदरवाइज रूटीन क्वेश्चन में नहीं करेंगे आप, एडमिशन एडमिशन में नहीं करना आपको, पार्टनर के लोन को आप नहीं, बंदा जब रिटायर हो रही है, डेथ हो रही है, क्योंकि उससे फाइनल सेटलमेंट लेना है, तब आप उसके लोन को उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल सकते हैं। फंडामेंटल से सिखा नहीं, रहे हैं, पार्टनर का लोन नहीं जाएगा। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन कुछ और है क्या? जैसे एग्जीक्यूटर्स अकाउंट है तो उसमें यूजुअली तो क्रेडिट बैलेंस जाता है जब हमें उसे पे करना होता है, हाँ तो हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं बैलेंस डाल के। एक ठीक है, क्वेश्चन था जिसमें डेबिट बैलेंस आया तो हाँ समझ गया समझ पेमेंट गया समझ टर्म्स गया। नहीं थी तो भी सुन ले सुन लिया। सुन, अभी क्या हुआ, जैसे अभी तो पार्टनर को क्या बनता है, देना बनता है ना। कई बार ऐसा तो पार्टनर से लेना बन जाता है, हाँ तो ले लीजिए तुरंत, उसको ले लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ले लीजिए, एग्जीक्यूटिव से तुरंत पैसा ले लीजिए। सुन तो बेटा, हाँ लेके डेबिट से, हाँ ऐसा, हाँ। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर पता क्या होगा, फिर ये सीज कैपिटल इस तरफ दिखेगा, फिर यहाँ बैंक करके वसूली हो जाएगी। कर देंगे, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है उसमें कुछ भी। ठीक है। अरे मरे हुए इस बंदे का हिसाब कैपिटल में कैसे करें? हाँ, रिटायरमेंट में तो कैपिटल से वसूली कर सकते हैं, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। किसका? हाँ लेकिन अब समझना प्लीज, ये इंटरेस्ट की बात ने सही बोली। 31 मार्च को मरा, 31 मार्च को सेटलमेंट लोन की एंट्री नहीं आएगी। 31 मार्च को बैलेंस शीट क्लोज हो रही है और बंदा जून 30 को मर रहा है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन लोन भी आएगा उसका, और वो 6% आएगा, क्योंकि कुछ नहीं बोला तो, लाइबिलिटी वाला लोन। समझ रहे हो बात को? और एसेट्स वाले लोन का कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, आपकी बुक में इलस्ट्रेशन एक ऐसी है जिसमें जब बंदा 31 मार्च को मर रहा है, तो 31 मार्च को तो जो जो पार्टनर्स के लोन वाले इंटरेस्ट उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं होना। लेकिन 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है, बंदा जून 30 को मर रहा है, तो जो जून 30 को मर रहा है, उसका लोन भी और उसका इंटरेस्ट भी तो लोगे, या देना भी करोगे, तब ऐसा होना चाहिए। तो आपको डेट ध्यान से देखनी है कि डेट ऑफ डेथ क्या है। तो कई बार क्या होता है, बंदा 21 मई, 14 अगस्त या ऐसे मर जाता है, तो जो आप डेट कैलकुलेट करेंगे ना, 365 से पूरी पूरी मल्टीप्लाई डिविजिबल होती है वो, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। भाई और डेट दे दी, 12 जनवरी दे दी, 14 अगस्त दे दी, निकाल लीजिए, वो 365 से डिविजिबल होता है। नहीं भी होगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे देंगे नहीं, ऐसा कंपार्टमेंट में होते हैं एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ नहीं होते। और डिसोल्यूशन में देखिए, डिसोल्यूशन में अगर बोला, डिसोल्यूशन का फुल फ्लेज क्वेश्चन है कि भाई रिकॉर्ड होने से जर्नल एंट्री, तो भाई ट्रांसफर की एंट्री भी करनी है आपने। लेकिन अगर लूज एंट्री का क्वेश्चन है, 4-5 एंट्रियां दे रखी हैं, तब ट्रांसफर की एंट्री नहीं करनी है, तब तो सीधा क्या करना है, सेटलमेंट की एंट्री करनी है। और प्लीज समझिए, अगर आप किसी एसेट्स को बेच रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, तो एंट्री कैश या बैंक टू रियलाइजेशन होगा, एसेट्स नहीं होगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज कर दी तो भी एंट्री कैश या बैंक टू रियलाइजेशन होगी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे कर दी तो रियलाइजेशन टू बैंक होगी एंट्री। रिजोल्यूशन में कोई भी एसेट्स या लायबिलिटी उसके नाम से नहीं जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल नहीं जाएंगी। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो बहुत लोगों ने पूछी मुझसे, और मैं अभी शायद आप में से कई लोगों ने नहीं पूछी थी, आपकी बुक में ना क्वेश्चन दे रखा होता है, कैसे एक क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में, क्या कि पी आर डिस्काउंटेड ₹27,000 नॉट यट मेच्योर्ड, ऐसे लिखा हुआ है। 27,000 के बीआर थे, डिस्काउंटेड से, मेच्योर नहीं हुए। हमें क्या करना है इनका? मेच्योर नहीं हो तो हमारे पर कौन सी लायबिलिटी आ रही? कोई लायबिलिटी नहीं आ रही, ये तो कंटीजेंट लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड भी नहीं है। डिसोल्यूशन में कंटीजेंट लायबिलिटी की पेमेंट नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है। फिर बोला क्या कि अनदर बी आर ₹5,000 डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, ऐसे लिखा हुआ है। इसकी तो एंट्री होनी नहीं है कुछ भी। ये जो डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड है, आपने डिस्काउंट कराया था और वो डिसऑनर हो गया, नाउ इट इज योर लायबिलिटी टू पे इट ऑफ। तो आप एंट्री बनाएंगे क्या? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक बनाएंगे, कितने रुपए से? 5,000 से 5,000 से, ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा नीचे, क्वेश्चन के अंदर एक एडिशन दे रखा है, क्या कि डेटर्स टू whom पी आर रिसीव्ड डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, आगे लाइन में ये लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना। इंसॉल्वेंट हो गए तो हम क्या करेंगे? रिकवरी थोड़ी हो पाएगी कुछ। लेकिन अगर बोले डेटर फ्रॉम whom बी आर इज रिसीव्ड डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, 50 पैसा, 50 पैसा रिकवर्ड, ऐसे लिखा हुआ है। तो इस एंट्री के साथ आपको एक एंट्री और बनानी पड़ेगी, क्या? कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन 2,500 से, 2,500 से 20 पैसे न रुपी, 500 रुपए की एंट्री बनेगी। ओनली 1,000 इज रिकवरेबल, तो 1,000 की एंट्री बनेगी। बेटा समझ,
एंडोर्स एंड डिसऑनर्ड है तो आपकी एंट्री क्या बननी है? ठीक है, डेटर्स टू क्रेडिटर बन गई। ठीक है, डेटर बढ़ गए और क्रेडिटर क्या हो गए? घट गए। ठीक है, तो उसका कोई काम ही नहीं बनना अभी यहाँ पर। लेकिन एक बात सुनो, समझ समझ, बी आर डिसऑनर्ड, बी आर एंडोर्स था, वो डिसऑनर हो गया था, और जिस पार्टी के पास गया उसने उसको डिस्काउंट डिस्काउंट कराया, उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमारा डिसोल्यूशन के टाइम पे हमारे पास क्या होने वाला, हमारा डेटर बढ़ेगा और हमारे क्रेडिटर बढ़ेंगे। तो क्रेडिटर बढ़ेंगे तो अनरिकॉर्डेड की तरह पे करोगे ना उससे। रिजोल्यूशन के दिन पता चल गया आपको कि आपके क्रेडिटर बढ़ गए हैं और लाइबिलिटी के बारे में कुछ ना बोले तो क्या करते हैं? पे करते हैं ना उसको पैसा। ठीक है, और डेटर की वैल्यू देख लेंगे फिर आप कितनी दिख रही है पुरानी वैल्यू, उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे उसको। इस पर ध्यान रखेंगे। थोड़ा आगे चलें जल्दी से। रिजोल्यूशन के अंदर क्या करते हैं आप हाँ, ये सबसे बड़ी गलती होती है कि एसेट्स को उसके नाम से आप उसको बेच देते हैं। कभी नहीं बेचना, डिसोल्यूशन में तो होना ही नहीं है ऐसा। कोई भी एसेट्स बिकेगी रियलाइजेशन से, कोई भी लायबिलिटी पे होगी रियलाइजेशन से होगी। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस को कराने में बहुत टाइम लगता है, वो आप मैंने अच्छे से रिवाइज करवा रखा है उसको। ठीक है, शीट में भी बहुत अच्छे से दे रखा है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट, वर्कमैन कंपनसेशन का फंड का ट्रीटमेंट, सिर्फ पढ़ ही लेंगे शीट से तो काम आसान हो जाएगा आपका, इतनी परेशानी नहीं है। रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट गलत कर देते हैं। अ, अगर किसी लायबिलिटी के बारे में ना बोला है तो फुल वैल्यू पे करते हैं, एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इनको नहीं फुल वैल्यू पे करते हैं, इनका इनका नहीं होता। ठीक है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा हुआ उसको नहीं करते फुल वैल्यू पे आप, वो तो सिर्फ ट्रांसफर होते हैं। अच्छा, अकाउंट बना लेते हैं जब जनरल एंट्री के लिए बोला जाता है। ठीक है, और सुनो, फाइनल पेमेंट जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की होती है उसकी एंट्री गलत करते हैं लोग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया, डेबिट में अगर बैंक दिख रहा है तो डायगोनली कहाँ ट्रांसफर होगा? बैंक के क्रेडिट में। क्रेडिट में अगर बैंक दिख रहा है तो डायगोनली कहाँ ट्रांसफर होगा? डेबिट में। बाकी सोचना ही नहीं कुछ भी। अकाउंट टू अकाउंट डायगोनल ट्रांसफर है, अकाउंट टू बैलेंस शीट इधर ट्रांसफर है। अच्छा, अब जरा एक चीज समझना, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर इन कैश, कैश टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी पेड बाय अ पार्टनर, तो एंट्री क्या बनेगी? रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर इन कैश, क्या एंट्री बनेगी? ना, वही एंट्री बनेगी, वही एंट्री बनेगी, रिलेशन टू कैपिटल ही बनेगी एंट्री। पार्टनर पे कर रहा है, कैश पे कर रहा है, हमें क्या मतलब, हमें तो उसे देना ही बनता है ना। एसेट्स में कैश हो सकता है लेकिन लायबिलिटी में कैश नहीं होगा फिर आपका, यू विल क्रेडिट पार्टनर। ठीक है, शेयर कैपिटल में आप फेस वैल्यू, इशू प्राइस, पेड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू का डिफरेंस मैंने अच्छे से समझाया हुआ आप लोगों को। ठीक है, सबसे बड़ा जो लफड़ा करते हैं वो क्या करते हैं लोग, अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम को आपको कब डेबिट करना है फोरफिचर की एंट्री में? जब सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस या नॉट रिकवरेबल हो तब। क्या चीज? सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू था बट रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू और रिसीव है, कुछ नहीं करना उसका। ठीक है, लेकिन जब हम कॉल से एरियर लिखते हैं विद प्रीमियम करते हैं उसको। अच्छा, शेयर फोरफिचर अकाउंट, फोरफिट मतलब शेयर मतलब फोरफिचर ऑफ शेयर करते हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट किससे होती है? नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर। मान लो फाइनल कॉल मंगाई नहीं, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ऐसा करके चलना होता है। ठीक है, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते समय बड़ा लफड़ा करते हैं, बहुत बहुत मतलब इतनी गड़बड़ कर रहे होते हैं अभी तक, मतलब कल तक आज तक बच्चे गलती कर रहे हैं उसके बारे में। भाई प्लीज ऐसा मत करिए। मान लिया जाए आपके 2000 शेयर्स पर 5000 रुपए का अमाउंट था, आपने 1500 शेयर री इशू कर दिए, तो 2000 पे कितना, टू पॉइंट मान लो 2000 पे 6000 रुपए का अमाउंट है, एक शेयर पे 3 रुपए का, 1500 शेयर पे कितना हो गया? 4500 का। बैलेंस शेयर कितने बचे? 500 शेयर, उस पर कितना पैसा बनेगा? 1500 रुपया। ये जो बैलेंस है ये कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाता है, फोरफिटेड शेयर बोल के जाता है। इसका यहाँ कोई रोल नहीं है एंट्री में, इस वाले पार्ट का। ये 4500 है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन ऑफर, यही तो मैक्सिमम डिस्काउंट। तो अगर आपने 1500 शेयर इशू करे और आपका 1500 रुपये लग गया, तो 3000 रुपये कैपिटल रिजर्व में जाएगा ना आपका। ये नहीं कि 6000 में से 1500 माइनस करके 4500 डालेंगे, लोग इससे माइनस करते हैं। अरे जितने शेयर इशू कर रहे हो उसके फोर फीचर अमाउंट से कंपेयर करिए ना। ये बहुत मेजर मिस्टेक होती है, इसलिए कैपिटल रिजर्व गलत करते हैं लोग अक्सर। आउट ऑफ
हाँ, अगर बोला ऑल दी शेयर्स और इशूड तो फिर 6,000 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ऐसा करके तो चलना है। ये जो बैलेंस है उसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है? तो बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, अगर नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी है तो वहां ऐड करके 450 शेयर दिखाएंगे, और अगर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी है तो वहां उसको प्लस 450 शेयर करके दिखाएंगे। ऐसा करके दिखाएंगे। ठीक यू कैन सी द इलस्ट्रेशन देयर देयर। कौन सी इलस्ट्रेशन करी थी कल? अरे रनीव, कल एक इलस्ट्रेशन करी थी ना, इलस्ट्रेशन 43 नहीं करके दिखाई थी बैलेंस शीट वाली। तो आपकी बुक का इलस्ट्रेशन 43 करके देखना, उसमें दिख जाएगा आपको ये वाला पार्ट। ठीक है। कंसिडरेशन अदर देन कैश में जब आप नंबर ऑफ शेयर या नंबर ऑफ डिवेंचर निकालते हैं तो उसको डिवाइडेड बाय इशू प्राइस करते हैं, फेस वैल्यू से नहीं करते हैं कभी भी वहां। और मैंने बोला था अगर शेयर फ्रैक्शंस में आते हैं तो राउंड ऑफ नहीं करना है। फ्रैक्शन वैल्यू का डिफरेंस जो होता है उसे क्या करते हैं, कैश या बैंक से पे कर देते हैं। अरे भाई जैसे 57,230.9 आ गया, तो 57,230 करके मल्टीप्लाई कर देंगे फेस वैल्यू से, डिफरेंस ऑटोमेटिकली बैंक के थ्रू निकल जाएगा उसका। फ्रैक्शनल वैल्यू को एक वैल्यू आगे नहीं बढ़ाते हैं, राउंड ऑफ नहीं करना फ्रैक्शनल वैल्यू को, इतना ध्यान रखना है बस आपको। ठीक है। अच्छा, जब आप बिजनेस परचेज करते हैं तब आपको डेबिट में अगर डिफरेंस आ रहा है तो गुडविल जाएगा, क्रेडिट में आ रहा है तो क्या जाएगा, कैपिटल रिजर्व। और नेट एसेट्स का कंसेप्ट बना रखा है, अगर नेट एसेट्स ज्यादा है परचेज कंसिडरेशन से तो कैपिटल रिजर्व है, और नेट एसेट्स कम है परचेज कंसिडरेशन तो क्या है, गुडविल है। ठीक है जी। और अच्छा, ऐसा भी होता है कि आपने फोरफिटेड शेयर री इशू करे, मतलब आपने फोरफिटेड शेयर एट द रेट ऑफ ₹12 पर शेयर कर दिया और नीचे फुल्ली पेड अप है, तो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाती हैं वो चीजें। अगर डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में। और मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट का ध्यान रखना, ये अच्छे से बताया हुआ क्वेश्चन में आपको। और सुनो, अगर क्वेश्चन में बोला ना जाए तब तक एक्सेस मनी कॉस्ट तक नहीं लेके चलते हैं। और अगर क्वेश्चन में बोला है कि रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री बाय ओपनिंग कॉल्स एंड अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, तो एक्सेस मनी कॉल तक ले जानी है फिर। ये नहीं बोला उसने कि ले जाना, लेकिन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलने के लिए बोला है, इसका मतलब खुलेगा फिर तो। हाँ, कुछ नहीं तो अलॉटमेंट के बाद रिफंड है, आपकी चॉइस है। देखो लेकिन कॉस्ट एंड एरियर बना के करो, फोर फीचर करते समय कॉस्ट एंड एरियर क्रेडिट करो। कॉस्ट एंड एरियर बना के नहीं करोगे, अलॉटमेंट अगर माने आपने अलॉटमेंट आपका अलॉट है ना। हाँ हाँ, अलॉटमेंट के साथ करना चाहते हो तो नहीं नहीं, करिए। देखो क्वेश्चन ये आता है कि विद ओपनिंग कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट, क्वेश्चन विदाउट ओपनिंग कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट कभी लिखा नहीं आया। मैंने आपको विद एरियर और विदाउट एरियर दोनों करवाए हैं क्वेश्चन। हाँ, कैश बुक बनने की है कि तो कैश बुक और कैश और बैंक वाली एंट्री जो होती, बैंक वाली एंट्री कहाँ जाएंगी कैश बुक में, बची हुई एंट्री आपको कहाँ दिखानी है, सिर्फ दिखानी है। प्रॉब्लम हो जाएगी अगर एग्जामिनर थोड़ा खराब हो तो नंबर काट लेगा, नहीं हुआ तो छोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेशन हो गया ना, जनरल में भी डाल दिया कैश बुक में भी डाल दिया एंट्री, तो डबल हो गया ना, इफेक्ट तो खराब हो जाएगा आपका, अकाउंटिंग तो डिफाई हो गई ना उस केस में। शेयर फॉर फिशर अकाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की गलती एक मिनट पूरा करने दो मुझे, ठीक है। और कॉस्ट एंड एडवांस कॉस्ट एंड एरियर पे, ये जो लिख रहा है ना कॉस्ट एंड एडवांस पर कॉस्ट एंड एरियर पे, ये सीयूटी के लिए बता रहा हूँ। कॉस्ट एंड एडवांस पर जो इंटरेस्ट है वो 12% है, और कॉस्ट एंड अरियर पे जो इंटरेस्ट है कितना है वो 10% है। ये सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है। अच्छा, ठीक कर दिया मैंने उसको, ठीक कर दिया मैंने, यहाँ ठीक कर दिया इसको। इश्यू ऑफ डिवेंचर का पार्ट लेके चलते हैं अगर हम लोग, वही है कि वो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर वाला जो पार्ट होता है उसको आप केयरफुली लेके चलना है। और सुनो, कंबाइन एंट्री मत करना, बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू वो करना है, कंबाइन एंट्री मत करना उसकी कभी भी, बोलिए। भाई सुनो, क्वेश्चन में क्या था कि आपका पास 2 लाख रुपया अलॉटमेंट का ड्यू था आपका, ठीक है। एप्लीकेशन स्टेज पे आपको ऑलरेडी 80,000 मिल गया 80,000। तो आपका टोटल अलॉटमेंट का पैसा कितना मिलना चाहिए आपको, 120 मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि आपको अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिला, सिर्फ 1 लाख रुपया मिला। मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इज 1 लाख। आपका पैसा 1,20,000 बनता है, आपको पैसा 1 लाख मिल रहा है, तो अरियर कितना है आपके पास, अरियर दिस इज अरियर 20,000। और अलॉटमेंट की एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 4 रुपया। तो नंबर ऑफ शेयर
डिफॉल्टर वाले कितने हो गए? 5,000। फिर क्वेश्चन उन्होंने फोरफिट करने के लिए कह रहा तो देख लेंगे, नहीं तो नहीं बोल रहे। ऐसे करके निकालना होता है, ठीक है। जितना अमाउंट ड्यू बनता है, ठीक है, और अरियर का डिफरेंस देखो, ड्यू था 2 लाख और रिसीव हुआ सिर्फ 1,50, तो 50,000 अरियर आ गया। और फर्स्ट कॉल की वैल्यू 5 रुपए पर शेयर की है, फिर 10,000 शेयर हो गए ना आपके अरियर वाले, तो फिर उन्हीं को फोरफिट कर रहे नहीं कर रहे, आगे की कहानी बनती है वैसे करके। और सिक्योरिटीज प्रीमियम और सिक्योरिटीज प्रीमियम और क्या, प्रीमियम और रिडम्पशन का फर्क समझिए। अगर अगर इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिडम्पशन वैल्यू मोर देन व्हाट, फेस वैल्यू, तो प्रीमियम रिडम्पशन। कंपैरिजन फेस वैल्यू से ही होगा, कंपैरिजन इशू प्राइस से नहीं होगा, इसका ध्यान रखना आपको, ठीक है। और ये जो ये इशू एंड रिडम्पशन है, रिडम्पशन वाला पार्ट आपके सिलेबस का नहीं था, इसलिए कन्वर्जन और ये पार्ट हम छोड़े दे रहे हैं, इसको नहीं लेके चल रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये जो आपकी होती है, हेड सब हेड वाले को ढंग से करना है, क्लियरली मेजर हेड लिखिए, क्लियरली सब हेड लिखिए, ठीक है। और जैसे मैंने बोला ना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अगर वो टेंजिबल है तो डैश टेंजिबल लिखिए, अगर वो गुडविल है तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स डैश इंटेंजिबल लिखिए, ऐसा करके लिखना है आपको। जैसे हमने बोला क्या, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डैश क्या लिखेंगे, टेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में डैश करके क्या लिखेंगे, टेंजिबल एसेट्स, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। वो आपको करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हमने बता, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले पार्ट में जो दूसरा वाला चैप्टर था उसके अंदर क्या ध्यान देना है, वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। ये आपको कॉमन सेंस कंपैरेटिव में भी काम आती है। क्या, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस क्या, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री, और अदर एक्सपेंस डायरेक्ट हैं तो वो फिर वो तीन ही पार्ट लेके चलते हैं, वही आपका कॉस्ट ऑफ। इनडायरेक्ट अगर कुछ ना बोला तो इनडायरेक्ट लेके चलेंगे, हमें नहीं पता ना क्या लिखा है उसके अंदर। रेशोज के अंदर तो फिर देखो भाई, रेशो के अंदर तो मैं क्या बताऊं, फॉर्मूले भूलते हैं लोग, उससे ज्यादा कुछ तो होता नहीं है। फॉर्मूले गलत अप्लाई कर लेते हैं, और फॉर्मूले में शॉर्टकट मत लगाइए प्लीज, ईपीएस, आरएफओ, ये मत लिखिए प्लीज, इतना शॉर्टकट मत डालो। सीए अपॉन में सीएल, ऐसा नहीं। नंबर तभी देगा एग्जामिनर आपको जब आप करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी लिखेंगे, वैसे नंबर नहीं देगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात जब हम लोग कर रहे हैं, क्या आप क्या कर रहे होते हैं भाई, आपको स्ट्रक्चर बनाया गया ना, ऑपरेटिंग अलग से दिखाइए, भले एक पेज पे ऑपरेटिंग बनाइए, अगले पेज पे इन्वेस्टिंग, उससे अगले पे फाइनेंसिंग बनाइए, क्या फर्क पड़ रहा है। मैं देख रहा होता हूँ ऑपरेटिंग के अंदर ही जबरदस्ती, पता नहीं क्या मतलब, ऐसा लगता है कि किसी लोकल ट्रेन का जनरल डिब्बा है, सब उसी में घुसेंगे। अरे क्यों कर रहे हो ऐसा भाई, सब कुछ मतलब पूरा एक पेज में ऑपरेटिंग डाला, उसके नीचे नन्ही सी 4 लाइनों में वही इन्वेस्टिंग वही फाइनेंसिंग डाल दिया, अगले पेज पे चले जाओ भाई, पेज की इतना 48 पेज की आंसर शीट मिलेगी तुम्हें, भरे नहीं भरती है वो, ठीक है। और पता है, अब 48 की आंसर शीट में ऐसा मत करना कि चलो 36 पेज भरे तो 12 पेज फाड़ के घर ले आए। एफआईआर हो जाएगी बेटा, पुलिस कंप्लेंट हो जाएगी। एक पन्ना भी फाड़ के मत ला, बता रहा हूँ मैं, फॉर्मेट नहीं होंगे। अरे इस साल खत्म हो गए, बता सर्कुलर भेजा तुम, फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। सुनो, अब एक और चीज देख लीजिए जो गलती करते हैं बेटा, जब हम प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट लेके चलते हैं, पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स पेमेंट है इस साल की, इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स ऊपर जुड़ता है, प्रोविजन फॉर टैक्स में डिफरेंस नहीं लेके चलते, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखा हुआ और कुछ नहीं है तो उसे प्रोविजन फॉर टैक्स ही मानेंगे। प्रपोज डिविडेंड, पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड है वही ऊपर ऐड और वही नीचे माइनस, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड कंटीजेंट लायबिलिटी, इंटरिम डिविडेंड वही ऊपर प्लस और वही नीचे माइनस, टैक्स सिंपल, ऊपर जोड़ा नीचे माइनस करा, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है ओपनिंग क्लोजिंग, और टैक्स पेड प्रोविजन मेड दे रखा है, तो अकाउंट बनाएंगे, बिना अकाउंट बनाए नहीं करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स की ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू टैक्स पेड डेबिट में है तो प्रोविजन मेड निकल आएगा, प्रोविजन मेड है तो टैक्स पेड निकल आएगा, तो प्रोविजन मेड और टैक्स पेड को तो ऊपर नीचे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझना, गुड्स लॉस बाय फायर ऐसा लिखा हुआ है, गुड्स लॉस बाय फायर 50,000 का सिर्फ ये दे रखा था, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये, ठीक है।
डायरेक्ट क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अगर हो गया तो आपको क्या करना है, आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वहां जोड़ देंगे और फिर नीचे टैक्स के बाद उसे माइनस कर देंगे, ऐसा करके चलना है, ठीक है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट आपको मालूम है, डिविडेंड टैक्स अगर आ गया तो क्या करेंगे, ऊपर नेट प्रॉफिट में जोड़ेंगे और फाइनेंसिंग से माइनस। कैपिटल गेन टैक्स आ गया तो क्या करेंगे, ऊपर ऑपरेटिंग में प्लस और इन्वेस्टिंग से माइनस करेंगे, ऐसा लेके चलना है, ठीक है। इसका सर लॉस बाय फायर का क्या बताया आपने? बेटा लॉस बाय फायर जो होती है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है। लॉस बाय फायर ये थोड़ी होता है कि हर रोज तुम्हारे गोदाम में आग लग रही है, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। लॉस बाय फायर का ट्रीटमेंट जो होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह ऊपर प्लस करेंगे और नीचे आफ्टर टैक्स के बाद की जो फिगर होती है ना वहां से माइनस कर देंगे उसको। अच्छा सुनो, लॉस ऑफ बिल्डिंग बाय फायर हो जाएगा तो क्या करेंगे, ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में प्लस करेंगे और इन्वेस्टिंग से माइनस करेंगे। और उसके अगेंस्ट अगर कंपनसेशन मिल गया तो क्या करेंगे, ऊपर माइनस और इन्वेस्टिंग में प्लस। हाँ वही वाला, हाँ क्या बोल रहे थे? अरे बेटा सुनो, डिवेंचर अगर साल के शुरू में इशू हो इंटरेस्ट क्लोजिंग वैल्यू पे, डिवेंचर अगर क्लोजिंग में इशू हो तो ओपनिंग वैल्यू पे, मिडिल में इशू हो तो आपको मालूम है 6 महीने का कुछ और बाकी के 6 महीने का कुछ, ऐसा। हाँ सुनो, इंटेंजिबल एसेट्स अगर आपके पास आते हैं, गुडविल जैसे देख ले, वैल्यू कम हो रही है तो उसे क्या बोल दीजिए आप, राइट, अमोर्टाइज बोल दिया, ठीक है। पेटेंट की वैल्यू कम हो रही है, अमोर्टाइज ही लेके चलिए उसको, अमोर्टाइज लेके चलिए, नोट लिख दीजिएगा, वी हैव कंसीडर्ड एज अमोर्टाइज्ड। सर जब तक सेल ना बोला जाए तब तक, बोलिए। एमोटाइज्ड और रिटर्न ऑफ में अंतर क्या है? बेटा सुनो, रिटर्न ऑफ होता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा के प्रॉफिट लॉस के अंदर डाल देना। जब आप प्रॉफिट लॉस अंदर डालते तभी तो उसको आप प्लस माइनस कर रहे हो। गुडविल अमोर्टाइज होने का मतलब है कि गुडविल की वैल्यू घट गई, और घट गई तो इट इज अ डायरेक्ट लॉस टू यू, और ये प्रॉफिट लॉस से जाएगा। लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग लॉस होता है ना, गुडविल का घटना ऑपरेटिंग लॉस थोड़ा ही है, इसीलिए नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आप उसको प्लस करते हैं। और सर वैल्यू उसकी बढ़ गई तो परचेज मानेंगे? परचेज है वो तो इन्वेस्टिंग आउटफ्लो हो गया, ऐसा लेके चलेंगे। और सेल ऑफ गुडविल जब तक दिया नहीं है तब तक मानेंगे नहीं ना तब तक उसको? नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानना उसको। ओके। इंटरम डिविडेंड का ट्रीटमेंट आपको मालूम है, जैसे फाइनेंस कंपनी के लिए क्या है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव डिवेंचर, ये सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, लोन एंड एडवांस मेड टू थर्ड पार्टीज, receipts of repayment of loan and advances made to third parties, receipt of interest on loan advance made to third parties, ये सब क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है फाइनेंस कंपनी के लिए। देखो एक क्वेश्चन आया था एक बार, क्या कि अ बैंक परचेज्ड शेयर ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट या कस्टमर, कहीं नहीं जाएगा कैश फ्लो में, बैंक के कैश फ्लो में तो कहीं नहीं जाना उसको। लेकिन उस शेयर को खरीदते समय अगर उसने ब्रोकरेज ले ली तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी। एक सिंगल एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग दोनों होती है, अगर आपने कोई मशीन हायर परचेज यानी ईएमआई में ले ली तो जो ईएमआई में प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो इन्वेस्टिंग है, और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो क्या है, फाइनेंसिंग है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट ऑफ अ गुड्स परचेज ऑन हायर परचेज बेसिस पर, तो जो प्रिंसिपल वो इन्वेस्टिंग होगा और जो इंटरेस्ट होगा क्या होगा, फाइनेंसिंग। व्हेन कैन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर क्या कहलाता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है। और देखिए आगे चल के मेरे ख्याल से अब बचा नहीं है कुछ, प्रपोज डिविडेंड वाला खत्म हो गया ये वाला पार्ट। सर अच्छा अगर ये हम सुनो 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 सुनो, ये जो है ना प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट, ये किसी को शेयर मत करना, डॉक्यूमेंट इसे काट दीजिए, 10-11 खराब है, ये बेकार पॉइंट है। ये जो 10 ये वाला पार्ट था ना जिसमें डिविडेंड बोल रखा है इसने, ये वाला ये हटा देना, ये 10 वाला पार्ट हटा देना। वो जो डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड ओपनिंग वाला क्लोजिंग वाला वो गलत ट्रीटमेंट, तो पुराना ट्रीटमेंट था उसको नहीं देखना। इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर रोंगली ट्रीटेड एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फुली पेड बोनस शेयर को फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं मानना आपने, कैश फ्लो तो वही नहीं है, यू कांट कंसीडर इट फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये तो कॉमन मिस्टेक्स में सिर्फ इतना ही मुझे बताना था। अब आप कोई अगर अपने ओपन फोरम में आप जो, हाँ उसमें मैं दिखा रहा हूँ आप, जरा देखो, ये भी बच्चों को ना कंफ्यूजन आ रहा है, देखो बेटा समझना, देखो देखो देखो, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो प्लीज समझ। 10% डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट बना रखा है, कितना, 5 लाख और 5 लाख, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग में चले गए, लिखा 10% डिवेंचर, कितना, 1 लाख और डैश,
ऐसे लिखा हुआ है। तो ये वो डिबेंचर है विच आर ड्यू फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर से करंट लायबिलिटी का पार्ट बने। अब आपको और लिखा है कि डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द मतलब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बोल दिया मैंने। तो भाई इस 5 लाख पे तो कितना लगेगा आपका इंटरेस्ट? 40,000 ही लगेगा। कोई परेशानी किसी को? सॉरी 50,000, क्योंकि 10% है ना, 50,000 लगेगा। और ये वाला साल के कब करे इसने? साल के आखिर में इशू करे तो कितना इंटरेस्ट लगेगा इस पर? 10%, 10,000 लगेगा। हाँ दोनों पे लगेगा ना। लेकिन अगर बोले कि दीज डिबेंचर आर रिडीम्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो इस पे नहीं लगेगा, फिर इसी पे लगेगा, तब इस पे लगेगा। वही तो है करंट मैच्योरिटीज, वही तो है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है, करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेंगे। अच्छा इससे रिलेटेड एक चीज आई, डिबेंचर्स रिडीम्ड 1 लाख रुपए का, करंट रेशियो में क्या इफेक्ट आया? डिबेंचर रिडीम, बेटा सुनो, डिबेंचर अगर रिडीम हुए 1 लाख रुपए से, तो सुनो सुनो सुनो, न्यूमर हाँ न्यूमरेटर में फर्क पड़ा माइनस, और क्योंकि डिबेंचर जो रिडीम थे वो तो करंट लायबिलिटी के पार्ट थे ना। हाँ ये और क्या है ये? हाँ वो तो करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग का, शॉर्ट टर्म बोरिंग का पार्ट है। हाँ। सुनो सुनो सुनो, फिर आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि डिबेंचर इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट में चलेंगे, किसका पार्ट बन के दिखेंगे वो? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट दिखेंगे। और रेंडमली डिसाइड कर रहे हो तो किसका बनेंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग का पार्ट बनेंगे। हाँ अदर करंट लायबिलिटी का रेंडमली डिसाइड कर रहे हो तब ऐसा करके है। और अगर स्ट्रक्चर्ड रिडम्पशन है तो वैसा चलता है। अब आप पूछिए क्या पूछना है, किसी का कोई डाउट था बताइए, यहाँ जो सर बैठे हैं सामने वाले। हाँ बोलिए। सर फिनिश्ड गुड्स कहाँ पे आएंगी बैलेंस शीट में? इन्वेंट्री का पार्ट होती है। इन्वेंट्री का ना तो रॉ मटेरियल्स वगैरह नहीं आएंगे? अरे रॉ मटेरियल ऑफ फिनिश गुड, रॉ मटेरियल ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, सब कुछ होता है भाई इन्वेंट्री के अंदर। कैसी बात कर रहा है? फिनिश गुड्स जो होती है वो इन्वेंट्री का पार्ट है, स्टॉक बन गया ना फिनिश गुड्स, बिका नहीं है आपका, वो तो इन्वेंट्री का ओके पार्ट है। ठीक है। सो अच्छा हाँ जी बोलिए। शेयर्स, डिबेंचर्स और रेशियोज, इन तीनों में थ्योरी में क्या करें एग्जैक्टली exactly? अब मैं इस समय देखिए, शेयर डिबेंचर थ्योरी में जो होता है, आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है। प्रीमियम का सेक्शन पढ़ लीजिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम का सेक्शन क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, डिफरेंशियल अलॉटमेंट, उससे रिलेटेड चीजें पढ़ लीजिए। ठीक है। और आपका जो इशू का प्रोसेस होता है, कितने दिनों में आपका पैसा अगर इशू फेल हो जाए तो वापस करना पड़ता है, 30 डेज में वापस करना पड़ता है, 15 दिन में कब वापस करना पड़ता है, ये सब एनसीईआरटी से खोल के देख लीजिए। बाकी किसी पे रिलाई मत करिए। ठीक है सर। टाइप्स ऑफ शेयर डिबेंचर मैंने बताई थी आपको, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, नेक्ड हो गया, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, ये सब बेयर डिबेंचर, ये सब चीजें पढ़ी है। थ्योरी तो उसी की पढ़नी है। पर अब तो थ्योरी पढ़ो यार, अब तुम क्या रगड़पट्टी कर रहे हो? थ्योरी पढ़ो, रिवाइज करो उसको। ठीक है। टाइम पे सो जाना, 10 बजे सो जाना, आराम से 8 घंटे की नींद लेके उठना सुबह। नहीं मैं बता रहा हूँ, दिमाग अगर चला नहीं सुबह, टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, झपकियां आ रही होंगी तो गलत होगा। नींद लेना जरूरी है? क्या होगा उससे? गाड़ी में बैठे बैठे पन्ने पलट लेना बस, और क्या होगा। आराम से सोइए, बढ़िया नहा धो के जाइए अपना। ठीक है। अच्छा खाना खा के जाइए, और भूखे पेट मत जाना एग्जाम में, फिर गड़बड़ हो जाएगी। दैट इज व्हाट आई विल से। सर सब कुछ कर रखा है आपने, यू आर वेल प्रिपेयर्ड। हाँ बोलो। सर अगर हमको इसमें शेयर्स में हमको ये दे रखा है कि ओनली ओपन द कॉल्स इन अरियर अकाउंट और कॉल्स इन एडवांस के बारे में कुछ नहीं दिया है, तब तो और नहीं मिलेंगे, एक्सेस एप्लीकेशन नहीं जाएगी ना कॉल तक? नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। बोला अभी तो आपसे, नहीं जाएगी। सर हमें अगर इशू ऑफ डिबेंचर्स की डेट नहीं दी हुई है तो तो उसको साल के शुरू से मान के चलिए। विश्व डिवेंचर की डेट नहीं दे रही है तो शुरू से लेके चलिए। अच्छा देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन, जब हमने पहला पेपर दिया था आपको, तो क्या हुआ था सुनो। जब कई बार बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन आता है, भाई सुन ले थोड़ा सा, बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन आता है, ऑलरेडी शेयर्स पड़े हुए हैं और कुछ नए भी इशू है, तो बैलेंस शीट में पुराने और नए मिला के दिखेंगे आपके। ऑलरेडी डिबेंचर इशू हो रखे हैं, नए डिबेंचर भी इशू, तो पुराने नए मिला के डिबेंचर दिखेंगे आपके बैलेंस शीट में, दोनों मिला के दिखेंगे। अच्छा जैसे हमने क्वेश्चन दिया था आपको एक बार, मैंने अपने स्कूल का पेपर का क्वेश्चन दिया था ना, जिसमें ऑलरेडी एक क्लास ऑफ डिबेंचर थी, तो उस पर जो इंटरेस्ट है कुछ नहीं बोला, तो सितंबर 30 और मार्च 31 को दिया गया,
और फिर एक नई क्लास के डिबेंचर इशू करे, उसमें बोला गया क्या कि इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, वो भी हाफ ईयरली देना था। अब मैंने 30 जून को इशू किया, तो 30 जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट जाएगा, वो तो ड्यू हो जाएगा। फिर 31 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च में जो 3 महीने का इंटरेस्ट होगा वो नॉट ड्यू वाला होगा ना फिर। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिबेंचर, ऐसे करके एंट्री करनी थी उसकी। वो सोल्यूशन आपके सामने है। हालांकि इतना मुश्किल कंपार्टमेंट के अंदर आता है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्रूडेंस है। और अंडर, हाँ, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर ये था। हाँ, क्योंकि ये तो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है ना, शेयर इशू करना, अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह देना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करना है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सक्लूसिवली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से राइट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं होगा वो। ठीक है, वैसा करके चलना है। इफ एनीबडी वांट्स, तुम्हारा कोई डाउट था बोलिए, हाँ बोलिए, बताइए क्या डाउट है, देख लीजिए, किसी के डाउट आपके काम आ सकते हैं। इलस्ट्रेशन 11 है, एनसीईआरटी का 192 पेज है, थर्ड पार्ट। हाँ, ये इसी में से तो याद है ना, वो क्या था हमारा एक क्वेश्चन था ना, अ, जब हम उसका लोन अकाउंट बना रहे थे एक बंदे का, इलस्ट्रेशन 32, हाँ, इंक्लूडिंग वाला। अच्छा हाँ, ये जो थर्ड पार्ट दे रखा है ना बेटा आपके पास इलस्ट्रेशन एनसीईआरटी में, ये ना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है, जो कि आप बीकॉम ऑनर्स में आगे की क्लासेस में पढ़ते हैं। प्रेजेंट वैल्यू की टेबल दे रखी होती है, इसलिए आपके काम का नहीं है, ये बेकार है। नहीं, इट इज नॉट इन योर सिलेबस, क्योंकि पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पीवी फैक्टर तो हम, वो तो आपको लॉग टेबल मिलेगी एग्जाम में, वो थोड़ी मिलेगी, केमिस्ट्री थोड़ा ये लॉग टेबल मिलेगी, मैथ्स थोड़ा ये लॉग टेबल, नहीं, ये वो नहीं है, दिस इज इररिलेवेंट। आगे यही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और बताइए, ऑनलाइन में किसी का कोई डाउट? निमिषा, एनी डाउट? No, sir. ठीक है, दैट्स अ वंडरफुल फीलिंग इफ समबडी सेज सर आई एम रेडी, नो डाउट। बोलो। बैंक चार्जेस पेड इन कैश, बैंक चार्जेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, तो अगर पूछे कि कौन सी एक्टिविटी है तो ऑपरेटिंग है, वरना कैश फ्लो में कोई इसका रोल नहीं है। हाँ, हाँ। अगर तुमने बोला कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, प्लीज समझिए, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कैश फ्लो में क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन जब कैश फ्लो बनाएंगे तो एडजस्टमेंट थोड़ी करेंगे उसका, क्योंकि हम तो इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं। रेंट पेड फॉर ऑफिस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन जब कैश फ्लो बनाएंगे तो रेंट पेड की ट्रांजेक्शन थोड़ी एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हम तो इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है, आपकी बुक में कुछ इलस्ट्रेशन है जिसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट भी दे रखा है, वो मैंने सॉल्व कराए थे, उन इलस्ट्रेशन को देख लेना। कराया था ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट के साथ था कैश फ्लो बनाना। हाँ, देख लो, अभी तो टाइम है। अरे यार, बुक दिखाओ जरा, एक बार बुक दिखाना, ये क्या है मतलब, तिवारी यार, मतलब दिस इज बैड। मैंने कल भी कराई थी बैलेंस शीट, करा दूंगा, चलो रुक जाओ। यहाँ देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बता रहा हूँ। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 4.101, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, यू कैन सी देयर। इसमें अब देख लो भाई, पेज नंबर 4.101, ये देखो, ये वाला, ये प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस था और एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, कुछ नहीं है, सिंपल। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन वाला पार्ट था। कुछ नहीं, देखना है, ऐसा क्वेश्चन था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के साथ, करे हुए हमने ऐसे क्वेश्चन, कोई परेशानी नहीं है। अमाउंट क्रेडिटेड टू, हाँ, हाँ, फिर फॉरफिट कैपिटल गेन ही है, इट इज कैपिटल गेन। देखो, शेयर फॉरफिट मतलब किसी शेयर होल्डर का जो पैसा उसको आप फॉरफिट कर रहे हो, हड़प कर रहे हो, नॉर्मल तो एक्टिविटी है ही नहीं, अब नॉर्मल है, कैपिटल गेन है आपके लिए।
पता नहीं यार, तो रीजन तो अब बता दिया। हाँ हाँ, मतलब मैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, कैपिटल गेन है तभी तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है वो। ठीक है जी। एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट बताइए। और ये भविष्य, सॉरी क्या नाम इसका, अगस्त्य, आई जस्ट शो यू बेटा, रुक जा थोड़ा सा, तूने कुछ चीज पूछी थी ना मुझसे, आई एम जस्ट शोइंग यू, दिखा रहा हूँ, रुक जा एक बार अभी। लाइन पे रहना, जाना मत। अब जरा देखो, ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको? अगस्त से कैन यू सी दिस डॉक्यूमेंट, थोड़ा अभी दिख रहा है? यस सर। ये देखो क्वेश्चन ये रहा, एग्जाम्पल नंबर 1, पास्ट एडजस्टमेंट्स का एग्जाम्पल, पास्ट एडजस्टमेंट्स का पेज नंबर 2 खोल लेना एक बार सब लोग, पास्ट एडजस्टमेंट्स का पेज नंबर 2 खोल लीजिए, थोड़ा सा चीजें समझा दूं। हाँ, जनरल एंट्रीज वाला तो तुम्हें आता है, बाकी लोग देख लेंगे। देखो, जब पास्ट एडजस्टमेंट्स का खोल लो एक बार पेज यार, पास्ट एडजस्टमेंट्स का पेज नंबर 2, दिखा रहा हूँ ना, क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ है भाई, सब कुछ है उसके अंदर। अगर से दिख रहा है तुम्हें क्वेश्चन, यस सर। ये ए और बी पार्टनर थे, वही क्वेश्चन ए बी था, ड्राइंग थी इनकी, प्रॉफिट था इनका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंटाइटल सैलरी कमीशन, रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, मेथड 1, सबसे पहले क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल निकाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, ड्राइंग निकाला, सब कुछ निकाल लिया। ठीक है जी। पहली एंट्री क्या करी, पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल करा, और क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। नहीं नहीं, उसका कोई रोल नहीं है इसके अंदर। इसके बाद अगली एंट्री देखो, सैलरी अमोटेड से दे दी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल एज कैपिटल कर दिया, सैलरी वैल्यू नहीं करना। अगली एंट्री क्या कर दी, कमीशन देना था तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट टू बीस कैपिटल कर दिया कमीशन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या करा, एज कैपिटल बीस कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट कर दिया। और नेक्स्ट में क्या कर दिया बेटा, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट डेबिट क्रेडिट का टोटल करके प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दिया, निकाल लिया, दिख रहा है? यस सर। तो क्या बन गया, प्रॉफिट हो गया तो क्या करते, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस है तो क्या कर दिया, एज कैपिटल बीस कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट। हो गया, एंट्री खत्म, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ये जनरल एंट्रीज होती हैं। थैंक यू सर। और अगर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोले तो ये रहा, इसमें प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट जो बनता है ना, नेट प्रॉफिट कैरी नहीं करते उसमें, और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है जो, उसमें जो बैलेंस लेते हैं ना बीटी वाला, ये क्लोजिंग कैपिटल लेके चलते हैं। ठीक है, हो गया क्वेश्चन खत्म आपका, और कुछ नहीं करना। ये था जनरल एंट्री वाला पार्ट बस। ठीक है, मैंने पेपर थोड़ी बनाया है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। नहीं, आज तक तो नहीं आया, सैंपल पेपर में इस साल दे रखा था बस। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, फाइन, ठीक है भाई। निमिषा, भविष्य, उत्कर्ष, सोनाक्षी, कुछ और पूछना तो बोलिए, सर एक चीज पूछनी है। पूछो। सर आईओसी इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस में उसको एज अ चार्ज हम ट्रीट करते हैं, तो हाँ, तो कैसे करते हैं सर उसको? कुछ नहीं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाइए, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस लिख के ब्रैकेट में जाके माइनस कर दीजिए उसको क्रेडिट साइड में, क्योंकि चार्ज है, डेबिट में तो दिखाओगे नहीं, तो और वो अगर डेबिट लॉस में और दिखाना इंक्रीज पड़ता हो जाएगा ना, मतलब है, जो ठीक पी है। एंड एल का आएगा। हाँ, ठीक है, अरे कोई बात नहीं है, रिजल्ट ना भी अच्छा है तो भी आना, इसी क्या दिक्कत है, नेवर एंडिंग सिचुएशन। ठीक है, सर तो वो लॉस और इंक्रीज हो जाएगा ना फिर पी एंड हाँ एल में होने जब दे, देख। क्या फर्क पड़ रहा है, हाँ ठीक है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन में कुछ काम नहीं होगा उसका। नहीं, तो आपसे बोला कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, तो अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखाई लॉस बढ़ाइए, ठीक उसमें है, क्या है, ओके सर। कौन सा है? कौन सा चैप्टर है ये? एक क्वेश्चन है, क्यू एक्सेप्टेड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 20,000 एट रुपीज 25,000 इन फुल इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट लोन। देखिए, क्यू का लोन कितना है बेटा, 75,000, क्यू का लोन 75,000 है। देखिए, एक मिनट रुक जाइए, क्यू का लोन, थोड़ा सा रुक जाना जरा,
आप लिखेंगे क्यूज लोन डेबिट 75,000 से, ठीक है। टू रियलाइजेशन कितने से करेंगे आप? 25,000 का। ये तो अनरिकॉर्डेड वाला पार्ट ले लिया। बचे हुए लोन के बारे में कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला, तो कुछ नहीं, ये तो 75 से ही जाएगा। नहीं रुक जाओ, 25 कर दिया ना इसको, तो बचे वाले को बैंक बोल के पे कर देंगे। कितने से? 50,000 से, ऐसा करेंगे, क्योंकि पार्टनर का लोन तो पे करना होता है ना। 75 का लोन था, 20,000 की इन्वेस्टमेंट उसने 25,000 में ले ली, तो हम 25,000 लिखेंगे उसकी वैल्यू। अनरिकॉर्डेड हमारे लिए 25 में रिकॉर्ड हुआ, बचा हुआ पैसा उसे बैंक में दे देंगे। ऐसा था, ठीक है। बोलिए बोलिए। ठीक है, एक दीदी का क्वेश्चन का जवाब दे दूं, क्या है? और ठीक है, ये पिछले साल में, ये ना पिछले साल में मार्किंग सी में हुआ था गड़बड़ इसका। एनसीईआरटी को फॉलो करिए आप। चलो ठीक है। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में क्यूज लोन करके ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड कर देंगे, और ये बैंक में चला जाएगा। ठीक है, ओके जी, दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर। सर एक हाँ डाउट बोलो, है जल्दी बोलो। सर। लेट्स से हमको एक क्वेश्चन दिया था कि एक क्रेडिटर है 30,000 का, और उसने जो है 20,000 का फर्नीचर एट 15,000 ले लिया इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल ठीक सेटलमेंट है, नहीं बोला था, ओनली तो फिर सेटलमेंट बाकी बोला का था। बाकी का पैसा उसे पे करेंगे। नहीं, और फिर उसको बोल दिया कि बाकी का पैसा इन कैश, तो 10,000 हम देंगे कि 15,000 10,000 देंगे? नहीं बेटा, जो 10,000 की चीज 15 में लगाइए, 15 की चीज 10 में लगाइए, उसने 20,000 का फर्नीचर 15,000 में ले लिया है। तो 15,000 वैल्यू लगाएंगे। एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना। नहीं तो 20,000 का फर्नीचर तो ले लिया ना उसको, तो बाकी का कैश उसको हम अरे पंद्रह बेटा हजार तो 20,000 का फर्नीचर 15,000 में तो उसके जो जो रियलाइजेशन है 15,000 लिखेगा, बाकी का बचा हुआ पैसा उसे कैश में देगा। हाँ तो 20 का बाकी का फर्नीचर बच्चा। 20 में थोड़ी लेके आ, नहीं तो मैं वही 20 कह का रहा हूँ, तो 15 में लेके आ। रियलाइजेशन में तो 15 जाएगा, वो ठीक है। बाकी का बैलेंस बाकी जो हम बचा उसको हुआ कैश पैसा वो देंगे, कैश दोगे, हाँ कैश दोगे उसे। तो बाकी का जो बचा पैसा है वो 30 माइनस 20 करेंगे कि 15 करेंगे? अरे 15 करेगा भाई, 15 की वैल्यू लगा रहा तू 20 कैसे लगा देगा वैल्यू? क्योंकि उसने डिजोल्यूशन में 20 का थोड़ा, फर्नीचर लिया है ना बेटा समझ 15। लीजिए डिजोल्यूशन है, डिजोल्यूशन में रियलाइज वैल्यू लेके चलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी उससे नहीं फर्क पड़ता। ओके ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, यस। चलो, ओके, बाय बाय।